What stops a student from achieving their dreams? Is it lack of talent or lack of opportunity? At Deepstam Foundation's Manobal, we believe talent deserves a fair chance. A national award-winning organization and India's first NGO creating inclusive and accessible education for students with disabilities, transgender individuals, orphans, and those from low-income families. Because when the right support is given, potential turns into success. Manobal provides free residential coaching in Delhi, Pune, and Jalgaon, along with expert academic guidance. And if you cannot relocate, Manobal brings online learning support to you. In UPSC 2025-2026, 18 Manobal students cleared the civil services examination. Your opportunity is here. Apply for entrance examination 2026. Last date 1st June. Exam the 5th of June across India. Don't let circumstances define your future. Apply now at www.deepstam.org. Deepstam Manobal. Opening doors to education, opportunity and dignity. मिलिए रखेचा फिनसर्व की फाउंडर और शक्ति मेघा रखेचा से, जिनका मानना है कि अक्सर लिमिटेशंस आंखों से नहीं सोच से बनती हैं और इसी सोच की वजह से कई लोग, खासकर जो ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज से दूर रखा गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना। जहां प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है, वहीं एक्सेस सबसे कम दिया गया है। लेकिन अब नहीं। रखेचा फिनसर्व के साथ हम सिर्फ पॉलिसीज नहीं देते, हम देते हैं समझ, रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी। हम इंश्योर करते हैं कि आपको मिले सही हेल्थ इंश्योरेंस, रिलायबल टर्म इंश्योरेंस और पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिना किसी बायस के, क्योंकि हम मानते हैं आपका हक किसी से कम नहीं। तो इंतजार क्यों? आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। Call or WhatsApp 9711154808 to get insured. Rakecha FinServe, financial planning for everyone without barrier. जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। प्रोग्राम बदलता दौर में आज हम बहुत ही संजीदा और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपने हाल ही में देखा होगा कि 3 बिल्स के ऊपर पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई, वोटिंग हुई और वो बिल डिफीट हो गए। सवाल ये है कि पूरे डिस्कोर्स में डिसेबिलिटी सेक्टर कहाँ था, वीमेन विद डिसेबिलिटीज कहाँ है। जब हम बात करते हैं इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की, इंक्लूसिवनेस की, इंक्लूजन की, इंटरसेक्शन ऑफ जेंडर एंड डिसेबिलिटी की, क्या वो कहीं हमें दिखा? और इसमें सबसे सरप्राइजिंग ये है कि हम जब कैपेसिटी बिल्डिंग की ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं, जब हम पर्पल फेस्ट में देखते हैं, हमें काफी संख्या में वीमेन एक्टिविस्ट दिखती हैं। लेकिन जब इश्यूज पॉलिसी मेकिंग के हो तो वहां वीमेन विद डिसेबिलिटी की रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है? ना सोशल मीडिया पे, ना पार्लियामेंट में। क्या हमने थोड़ी सी भी लॉबिंग करने की कोशिश की है इन बिल्स के पहले? शायद नहीं। ये बिल कितने इंपॉर्टेंट हैं आज हम जानेंगे इस डिस्कशन में। इनका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता था, आगे हमारे पास क्या, क्योंकि अब ये बिल डिफीट हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 131, क्या अब हमारे पास चांस है? दूसरा सवाल, अगर वीमेन विद डिसेबिलिटीज को छोड़ भी दें, पूरा सेक्टर कहाँ है? वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन जिनका काम सिर्फ एडवोकेसी का है, वो इस डिस्कोर्स में कहाँ है? क्या हमारी जिम्मेवारी सिर्फ लिंक्डइन पर एक पोस्ट डाल देना, नरेंद्र मोदी को टैग कर देना, पीएमओ को टैग कर देना, दैट्स फाइन? सो ये बड़े सवाल हैं। आई थिंक हम इस पे डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इज दिस द राइट टाइम टू फॉर्म अ नेशनल ग्रुप, जिसका हम हर बार जिक्र करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नोबडी कम्स फॉरवर्ड। तो हमारे साथ इन तमाम सवालों के ऊपर चर्चा करने के लिए एक बड़ा पैनल है और हम खुल के डिस्कशन करेंगे और जानेंगे इन तमाम सवालों के जवाब। आइए पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हमारे साथ मुरलीधरन सर हैं, जनरल सेक्रेटरी एनपीआरडी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ निपुण मल्होत्रा जी है,
निपमन फाउंडेशन से क्वांटम हब के डायरेक्टर हैं। निपुण जी, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू दानिश जी। हमारे साथ मयूरी गुप्ता मैम है, फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं हमें, सीनियर रेजिडेंट फेलो हैं विधि में। मैम बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। शशांक पांडे जी हैं, एडवोकेट हैं और फाउंडर हैं पॉलिटिक्स एंड डिसेबिलिटी फोरम के। शशांक भाई बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू दानिश जी। और विजय तिवारी सर हैं हमारे साथ, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वेस्ट बंगाल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिडिकल साइंसेज में। सर बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया दानिश। मुरलीधरन सर, सबसे पहले हमें बताएं कि ये जो बिल अब डिफीट हुआ है, अगर ये पास हो जाता तो क्या हमारी कम्युनिटी के लिए इसके लॉसेस हो सकते थे, और सेक्टर कहाँ है? सेक्टर कहाँ है? नहीं, सबसे पहली बात तो ये स्पष्टता की जरूरत है कि आरक्षण के बारे में था ही नहीं विधायक जो बिल ला रहे थे। दरअसल 2023 में जो महिला आरक्षण का जो बिल है तो 2023 में पास हो गया। इस बिल में तो आरक्षण की बात ही नहीं है। आरक्षण का जो महिलाओं के लिए आरक्षण की बात जो 2023 में क्लियर कर दिया था, इट वाज ऑलरेडी पास्ड। सवाल यह था कि उस एक्ट वो जब पास हो रहा था बिल, उस वक्त जो है इसको डिलिमिटेशन और सेंसस के साथ जोड़ा गया था। विपक्ष की तब मांग थी, तमाम विपक्ष एक साथ मांग कर रहे थे उस वक्त कि भाई इस बिल को जो है, इस आरक्षण को जो है आप सेंसस के साथ मत जोड़िए, डिलिमिटेशन के साथ मत जोड़िए, और आने वाला अगला इलेक्शन 2024 का जो पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाला है, कुछ असेंबलीज के इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें उस तारीख से आप इसको लागू कीजिए। मगर उस तरफ बीजेपी और एनडीए सरकार जो है उस टाइम पे वो मानी नहीं। आज अचानक जो है बगैर कोई नोटिफिकेशन के, यानी कि बगैर कोई एडवांस नोटिफिकेशन के 2 दिन इलेक्शन के बीच में जाके जो है, जब इलेक्शन चल रहे, चुनाव चल रहे हैं, दरअसल कई राज्यों में हो चुके हैं, कई राज्यों में बाकी है। तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के चुनाव होने वाले हैं। बंगाल में 23 तारीख को और 29 तारीख को 2 फेसेस में चुनाव हो रहे हैं। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं। उस चुनाव के दरमियान जो है आप एक बड़ा बिल लेके आते हैं और कहते हैं कि भाई हम उस पुराने जो एक्ट पारित किया था उसमें हम संशोधन करना चाहते हैं और डिलिमिटेशन के साथ इसको ये करना चाहते हैं कि सेंसस और आने वाला सेंसस की बात की थी पुराने एक्ट में, उसकी जगह जो है 2011 के सेंसस पर आधारित डिलिमिटेशन करेंगे और उसके आधार पर ये करके करेंगे। दरअसल इसमें भी रिजर्वेशन की बात नहीं। व्हाट आई एम सेइंग इज, इसमें जो है आपने आरक्षण दरअसल जो है पुरुषों के सीटों का आरक्षण है। दरअसल यूर प्रोटेक्ट 545 जो पहले वाले जो सीट थे, अभी जो फिलहाल में सीट है, उन सीट्स को भी जो आपने बरकरार रखे, एडिशनल सीट्स आप कर रहे हैं 815 तक जो आप जो सीटों को बढ़ा रहे हैं, और जो दरअसल आपकी पुरुषों को जो सीट है उसको आप आरक्षित कर रहे हैं, दरअसल संरक्षण कर रहे हैं उसका दरअसल। सो दैट सॉर्ट ऑफ ए पॉलिटिकल गेम है, इसमें डिलिमिटेशन के साथ जुड़ा हुआ है। विपक्ष ने इस बात को इसीलिए आपत्ति जताई कि भाई आप इसको डीलिंग कीजिए, डिलिमिटेशन से डीलिंग कीजिए। उसमें बहुत सारे और सवाल हैं, उसको बाद में हम चर्चा करेंगे, उसमें आएंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें दरअसल आपको आरक्षण की बात करनी थी, डिसेबल लोगों की एक आरक्षण की बात करनी थी, हमें भी अगर करनी थी डिसेबल लोगों को आंदोलन, उसके लिए एक आंदोलन करने की जरूरत थी सबसे पहले। और सबसे पहले ये जब कानून आ रहा था उससे पहले इसको बिल्डअप करने की जरूरत थी। ये तो ठीक है सर, लेकिन वो तो 23 में तब भी आवाज नहीं उठी और आज भी नहीं उठी। इवन डिलिमिटेशन में इसके लिए जो है पुराने सेंसस में हमारे दानिश इसके लिए डिसेबल लोगों को पॉलिटिक्स में उतरना पड़ेगा। यू हैव टू बी पॉलिटिकल, है ना। आप जितने भी संगठन देखेंगे सब कहेंगे कि हम अपॉलिटिकल है। पॉलिटिकल इश्यूज पे आप बोलते नहीं है। ये केवल आरक्षण की बात नहीं है, बजट के बारे में कौन बोलता है, दूसरे इश्यूज के बारे में कौन बोलता है। ये कहता है हम इस पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में बात नहीं करेंगे। आप पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में बात नहीं करेंगे और कहेंगे हमें आरक्षण चाहिए। मैं कल शशांक भाई को बोल रहा था कि एक डिस्कशन करते हैं, तो इन्होंने बोला बिल तो डिफीट हो गए, अब क्या करेंगे। तो मैं क्या, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे ना कि आगे क्या हो सकता है। तो इन्होंने एग्जैक्टली कहा उसके लिए इलेक्शन में आना पड़ेगा, तो वही आपने बोला है। तो शशांक भाई थोड़ा बताइए, डिलिमिटेशन अगर पुराने सेंसस से हो जाता तो लिंक अगर इस बिल को, तो पहले तो 7 कैटेगरीज थी, अब तो 21 डिसेबिलिटी, आपने 14 डिसेबिलिटीज को सीधे सीधे छोड़ दिया।
थोड़ा सा हमें समझाए डिलिमिटेशन और ये बिल्स की जो हम चर्चा कर रहे हैं फ्रॉम डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव, आपके रिमार्क्स। थैंक यू दानिश। आई थिंक जो रिलेशन है डिलिमिटेशन और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, आई थिंक मयूरी विल बी द बेस्ट पर्सन जो बता पाएंगे, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बैकग्राउंड है। मैं आपको बस ये बताता हूँ, क्योंकि आपने पूछा कि जो 7 और 21 का जो डिफरेंस है, वन ऑफ द पॉइंट ऑफ कंटेंशन जो हमने बोला था, जैसा मुरली सर ने बोला कि ये बिल रिजर्वेशन पे था ही नहीं। रिजर्वेशन बिल 2023 में पास हो चुका है। ये बिल एक तरीके से अगर कुछ रिजर्वेशन पे था तो उस रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट कर रहा था, और वो इम्प्लीमेंटेशन को लोगों ने कन्वर्ट कर दिया कि ये बिल रिजर्वेशन के लिए है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, इम्प्लीमेंटेशन और प्रोवाइडिंग। तो पहली चीज ये है कि एनफोर्समेंट और मैंडेट में जो डिफरेंस है वो ब्लर्ड हो गया मीडिया और मेन स्ट्रीम कवरेज में, और लोगों ने उसको एज अ मैंडेट में कन्वर्ट कर दिया, जो कि सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन था, एनफोर्समेंट था। तो जो सेंसस वाली प्रॉब्लम थी वो तो सरकार जो अपोजिशन डिमांड कर रही थी कि आप जो वुमेन रिजर्वेशन अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वी आर रेडी टू सपोर्ट यू, आप आज इम्प्लीमेंट करो, बट करंट एग्जिस्टिंग सीट नंबर पे करो, विच इज 345। तो उस पे उसके लिए उन्हें डिटरमाइन करना पड़ता है कि कौन सी सीट्स रिजर्व होंगी, क्योंकि उसमें आप सीट नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि सीट बढ़ाने का जो मैंडेट है वो सिर्फ डिलिमिटेशन कमीशन के पास है। तो गवर्नमेंट जो 850 सीट लेके भी आई है वो उनका मैंडेट नहीं है। वो मैंडेट कितनी सीट होंगी एक्चुअली, अपर लिमिट क्या होगी और कितनी सीट किस स्टेट में कितनी सीट होंगी, वो डिलिमिटेशन कमीशन का मैंडेट है, वो सरकार का मैंडेट नहीं है। तो पीडब्ल्यूडीएस के लिए इनडायरेक्ट इफेक्ट होता। जो मुद्दा ये था कि अगर मान लीजिए कि 2011 के बेसिस पे वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व हो जाती, और बाद में फ्यूचर में, जैसे कि अभी ऑपोजिशन ने भी मांगा कि आप प्रिस्क्राइब करिए कि विद इन वुमेन ओबीसी रिजर्वेशन कितना होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन फ्यूचर अगर डिमांड होती कि विद इन दिस 33% हॉरिजॉन्टल वुमेन रिजर्वेशन कुछ कंपोनेंट पीडब्ल्यूडी वुमेन के लिए होना चाहिए, वो डेटा क्योंकि फंडामेंटल रिजर्वेशन 2011 पे ही बेस्ड है, तो जो फॉलो अप रिजर्वेशन उस वुमेन रिजर्वेशन पे लगेंगे वो भी 2011 का ही आपको लेना पड़ेगा एज अ थ्रेशहोल्ड। सबसे बड़ी लिमिटेशन थी वो। तो इसीलिए पीडब्ल्यूडी के लिए और ज्यादा ड्रास्टिक मेजर था, क्योंकि 2011 का सेंसस सिर्फ 8 कैटेगरी काउंट किया था और अब हमारे पास 21 है, और डेफिनेशन भी अलग है डिसेबिलिटी की। तो एनी डिमांड फॉर फ्यूचर वुमेन विद डिसेबिलिटी इमीडिएटली हैम्पर हो जाता है, क्योंकि आप प्रिवेंट हो जाते हैं 2011 के सेंसस के डेटा से। तो ये सॉर्ट ऑफ एक पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रॉम वुमेन विद डिसेबिलिटी। बिल्कुल। म्यूरी मैम, थोड़ा सा बताइए हमें, डिलिमिटेशन को जोड़िए डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव से, इसका क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती थी? जी बिल्कुल। मैं कहीं ना कहीं दोनों ही, मतलब मुरलीधरन सर और शशांक दोनों ने ही बहुत अच्छे से जो पॉलिटिक्स और जो क्या इसके पीछे की स्टोरी है इसको बहुत अच्छे से समझाया। क्योंकि मेरा रिसर्च बैकग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का है और हम लोग पिछले कुछ दिनों से, हफ्ते 10 दिनों से ये डीलिमिटेशन काफी ज्यादा सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे लिसनर्स को ये समझाना बहुत जरूरी है कि हम ये डीलिमिटेशन की बात क्यों कर रहे हैं और डीलिमिटेशन और सेंसस का जिक्र एक साथ क्यों हो रहा है जब हम इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जैसे मैं, आप या हम सब जिस इस कॉल में, जो भी इस कॉल पे हैं आज या जो भी आज हमें सुन रहे हैं, हम सब भारत में किसी ना किसी एक पर्टिकुलर जगह से बिलोंग करते हैं, राइट? और हम सब कहीं ना कहीं के वोटर्स हैं। पर ये कैसे डिसाइड होता है कि मयूरी गुप्ता किसी एक पर्टिकुलर बिहार स्टेट के इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करेगी, या शशांक पांडे किसी इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में यूपी के इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करेंगे? ये डिसाइड होता है डीलिमिटेशन की प्रक्रिया से। डीलिमिटेशन सीधा सीधा जुड़ा हुआ है सेंसस से, यानी कैसे जनगणना होती है, जिससे ये पता चलता है कि पूरे देश की पॉपुलेशन कैसे बटी हुई है, कैसे कैसे किस जगह पे है, और उसके बेसिस पे ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज डिसाइड होती है, यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी का शेप कैसा होगा, वो गोलाकार होगा, चौकोर होगा, या फिर दिल्ली का एक पर्टिकुलर मोहल्ला किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में फॉल करेगा, या फिर यूपी में लखनऊ जो है उसका शेप कैसा होगा। ये सब कुछ इस डीलिमिटेशन की प्रक्रिया से डिसाइड होता है। साथ ही साथ ये भी डिसाइड होता है कि बिहार को लोकसभा में कितनी सीट्स मिलेंगे,
या फिर आज केरल को लोकसभा में कितने सीट्स मिलेंगे। तो दो चीजें डिसाइड होती है, यानी इंडिविजुअल हर एक इंसान के वोट की ताकत एक जैसी होनी चाहिए भारत में, और दूसरी बात पॉपुलेशन के बेसिस पे स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए लोकसभा में। ठीक है, ये दो चीजें, और ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं सेंसस से जुड़ी है, क्योंकि ये पॉपुलेशन के बेसिस पे डिसाइड होता है। भारत ने पिछले 50 सालों से 1971 में सेंसस 1971 के सेंसस के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि स्टेट्स को कितने सीट मिलेंगे लोकसभा में। ये एक डिफरेंट डिबेट है जिसको लेके आप पूरा नॉर्थ साउथ डिवाइड और ये सारी कहानियां सुन रहे हैं कि स्टेट्स, साउथ इंडियन स्टेट्स नहीं चाहती कि डिलिमिटेशन हो, और ये सारे डिस्कशंस जो आप सुन रहे हैं कि अगर हुई तो साउथ इंडियन स्टेट्स जो हैं इंडिया में उनको सीट्स कम मिलेंगे, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को सीट्स ज्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन जो है उसका डाइवर्जेंस बहुत ज्यादा हो गया है पिछले 50 सालों में। हमने 50 सालों के लिए एक तरीके से अपनी आंखें पूरी तरीके से बंद कर ली थी इस प्रॉब्लम को लेके कि भाई हमने देखना ही नहीं है इस प्रॉब्लम की तरफ, और ये हुआ संविधान में फ्रीज लगा के, यानी संविधान में एक अमेंडमेंट आया जिसके तहत ये कहा गया कि अब हम डिलिमिटेशन से स्टेट कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है इस पे तो चर्चा नहीं करेंगे, ना हम इसमें कोई अमेंडमेंट करेंगे 2026 तक। सडनली 2026 में गवर्नमेंट एक बिल लेके आती है, दिस इज विमेंस रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, जिसको 131st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कहते हैं। आप अगर इस अमेंडमेंट को देखेंगे, इसके सारे प्रोविजंस डिलिमिटेशन से जुड़े हैं सिवाय एक प्रोविजन के, जो ये कहता है कि हम विमेंस रिजर्वेशन को सेंसस और डिलिमिटेशन से डीलिंग कर रहे हैं अभी के लिए, और हम 2011 के सेंसस पे डिलिमिटेशन कंडक्ट कराएंगे, जिसमें ना कि हम सिर्फ स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करेंगे लोकसभा में, हम ये भी डिसाइड करेंगे कि हर एक इंसान के वोट की ताकत कितनी होगी। आपने सुना होगा कि पॉलिटिशियंस जो यूनियन गवर्नमेंट से हैं वो ये अश्योरेंस दे रहे थे अपने पॉलिटिकल स्पीच के थ्रू कि भाई किसी भी स्टेट की सीट कम नहीं होंगी, उनके सीट शेयर्स कम नहीं होंगे, पर ये बात भी कहीं ना कहीं बिल में लिखी नहीं थी, जिसको लेके लोकसभा में सबसे ज्यादा अपोजिशन होता है इस बिल को लेके। ठीक है, क्योंकि ये डिलिमिटेशन की प्रक्रिया टोटली कंप्लीटली सेंसस से जुड़ी हुई है, और जैसे कि शशांक ने बहुत क्लियरली आपको बताया कि 2011 के सेंसस को डिसाइड किया जा रहा था, कि बेसिस पे ये डिलिमिटेशन डिसाइड किया जा रहा था, जिसमें सीट्स का नंबर अपर कैप भी बढ़ाया जा रहा था, और साथ ही साथ जो लोगों के रिप्रेजेंटेशन है उसको भी डिसाइड किया जा रहा था। 2011 के सेंसस को हुए 15 साल हो गए हैं। हमारा अगला सेंसस जो है वो चालू है, वो एक्सरसाइज चल रहा है, जिसको 2027 सेंसस कहते हैं। हाउस लिस्टिंग हो चुकी है, पॉपुलेशन एन्यूमरेशन शुरू हो गया, जिसमें सेल्फ एन्यूमरेशन भी हो रहा है, लोग खुद से भी अपने डेटा अपडेट कर रहे हैं। तो क्या जरूरत थी 15 साल पुराने डेटा को इतना इंपॉर्टेंट बनाने की कि आप उसके बेसिस पे ही डिलिमिटेशन कराएं, और व्हाट वाज द हरी टू डू इट कि आप इतने साल तक एक तो ये प्रोसेस हो नहीं पाया, अब जब हम करा रहे हैं तो हम 15 साल पुराना डेटा क्यों यूज करना चाह रहे हैं, बिल्कुल। और इसका रिपरकशन क्या होगा ये भी बिल्कुल क्लियरली शशांक ने बताया, क्या कि हम 2011 का डेटा यूज कर रहे हैं, तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की बहुत कम कैटेगरीज रिकॉग्नाइज की गई थी 2011 में, क्योंकि सीधा सीधा असर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के रिप्रेजेंटेशन को पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम कितने हैं, हमारे नंबर्स कितने हैं, और हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सिर्फ बहुत कम लोगों की बाहर आ रही थी, जबकि 2027 सेंसस जो है वो बहुत बड़े कैटेगरी को रिकॉग्नाइज कर रहा है, उनके डेटा को कलेक्ट कर रहा है। बिल्कुल जी निपुण जी, बताएं कि डिलिमिटेशन पे आपके क्या कहना है, कहाँ है सेक्टर, आप क्या देख रहे हैं? आप ओबीसी वीमेन की बात हो रही है, वीमेन भी ओबीसी वीमेन की बात कर रही हैं, एसटी वीमेन की, एससी वीमेन की। मैंने पूरी डिस्कशन में एक बार भी वीमेन विद डिसेबिलिटी नहीं सुना, ना मेन स्ट्रीम से और ना ही अपनी वीमेन से, वीमेन विद डिसेबिलिटी से। तो इतना बड़ा गैप है, ये पूरा होगा कैसे? मतलब आज के टाइम पे भी, और मयूरी जी ने बड़ा सही कहा कि आज डेटा का युग है, हम हर चीज में डेटा ढूंढते हैं, और ये हम लोगों को अवेयर भी करते हैं, लेकिन हम करवाने चले थे 15 साल पुराने डेटा के साथ। नहीं दानिश जी, आई थिंक बोथ शशांक एंड मयूरी ने बड़े अच्छे पॉइंट्स बनाया अबाउट द 2011 सेंसस एंड उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी, बट मेरे मुताबिक एक बहुत बड़ी
अलग प्रॉब्लम भी है जो इस डिबेट में पिछले कुछ 2-3 दिनों में मैंने पार्लियामेंट में देखी है, जो आपने अभी टच अपॉन की कि डिसेबिलिटी के बारे में तो बिल्कुल मेंशन ही नहीं हुआ। तो मुझे लगता है चाहे सेंसस 2011 को हो चाहे नेक्स्ट सेंसस होए, डिसेबिलिटी के बारे में अनफॉर्चुनेटली बोथ द गवर्नमेंट इन पावर एंड एनी ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज सोच भी नहीं रही है। हमने देखा कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी काफी एक अच्छा बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रही है कि हर एक माइनॉरिटी कि कोई भी माइनॉरिटी को कोई ऑफेंड ना किया जाए, चाहे वुमन को ऑफेंड ना किया जाए। नॉर्थ साउथ में ऑपोजिशन बोल रही है कि एक पूरा तरीके से बैलेंस होना चाहिए। गवर्नमेंट बोल रही है कि SC ST का हम मेंटेन करेंगे रिजर्वेशन, उनकी सीट्स हम बढ़ाना चाहते हैं एक्सेट्रा। बट डिसेबिलिटी के बारे में तो एक भी शब्द पूरी पार्लियामेंट्री डिबेट में एक बार भी मेंशन नहीं हुआ है उन 2 दिनों में। एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग थिंग इन दैट सेंस। एंड दानिश जी, इसका एक मैं एनालॉजी देना चाहूंगा। एक टीवी शो जो मैंने रिसेंटली देखा था, मामला लीगल है, उसमें एक बंदा है जो एक जज बन जाता है एक जुडिशियल कोर्ट का, और वो पहले बहुत बड़ी बड़ी चीजें बोलता है कि मैं करप्शन हटाऊंगा, मैं कोर्ट केसेस एफिशिएंट करूंगा। और उसको सब बोलते हैं आप इतना रेवोल्यूशनरी मत करो, कुछ ऐसा करो जो पूरा बैलेंस हो, जो सबको खुश कर दे। वो बोलता है ठीक है, मैं रैम्प्स बना देता हूँ अपने कोर्ट में। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में डिसेबिलिटी का भी यही सोच हो गया है कि कुछ टोकनिस्टिक कर लो, कुछ रैम्प बना दो, कुछ डिसेबिलिटी के बारे में कुछ इधर उधर एक दो स्कीम निकाल लो, पर जो असली पॉलिसी इश्यूज हैं जो डिसेबिलिटी को इम्पैक्ट करती हैं उसके बारे में बोथ गवर्नमेंट एंड ओपोजिशन दोनों बुरी तरीके से भूल जाती हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारा डिसेबिलिटी सेक्टर भी पूरा इस बात पे पूरा शांत रहा है। एंड आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी। डिलिमिटेशन भी अगर आगे करवानी है, ऐसे तो 2023 वाला भी निकल गया, बिल तो पास हो गया, 2027 की ये डिबेट भी हो गई, इसमें हमारा तो कोई रोल नहीं था। आगे आने वाले टाइम पे भी जब भी होगा डिलिमिटेशन भी हो जाएगी, 2027 का सेंसस होए, हाँ आगे भी हो जाएगा। फिर हम प्रॉब्लम उसमें है कि डिसेबिलिटी के बारे में चाहे गवर्नमेंट हो या ऑपोजिशन हो, दोनों सोच ही नहीं रहे हैं डिसेबिलिटी के बारे में। बड़ी प्रॉब्लम तो वो है। मैं वही कह रहा हूँ कि वो तो आगे भी 2 साल बाद आएगा, होके निकल जाएगा, फिर हम यहाँ पे डिबेट करते रहेंगे, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। बट हमारी प्रेपरेशन क्या है, हमें कैसे मूव फॉरवर्ड करना है? अब जिनके हक हो रहे हैं वो भी कुछ नहीं बोल रहा। अब भाई तो बिल्कुल। एंड आई थिंक इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट द एंटायर डिसेबिलिटी सेक्टर बहुत शांत रह रहा है पॉलिटिकल इश्यूज पे। एंड आई नो सेक्टर में बहुत लोग आपके बारे में आपका ये शो सुनते हैं। सो आई वुड होप कि यहाँ पे हम कुछ लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं, और भी लोग मोटिवेट हुए और आगे आए और बात करें डिसेबिलिटी एंड पॉलिटिकल इश्यूज पे। अमेरिका में तो लोग बोलते हैं नथिंग अबाउट अस विदाउट अस भी छोड़ो, नथिंग विदाउट अस होना चाहिए। बट यहाँ पे अगर हम इतनी बड़ी पॉलिसी डिसीजंस में भी अपनी आवाज ना उठाएं और अपने इंटरेस्ट के बारे में बात ना करें, तो ये देश आगे बढ़ते रहेगा और हम पीछे हट जाएंगे। क्योंकि अगर हम ही अपने बारे में केयर ना करें तो दूसरे हमारे बारे में क्यों केयर करेंगे। एंड इस पे आई थिंक आपने शो के शुरू में बोला था कि लोगों को पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना पड़ेगा, तो आई डेफिनेटली एग्री विथ यू दैट पीपल विल हैव टू स्टार्ट जॉइनिंग पॉलिटिकल पार्टीज। DMK हैज अ डिसेबिलिटी विंग, इसलिए तमिलनाडु में देखा है कि कुछ रिजर्वेशंस आ गई हैं लोकल लेवल पे। बट उसके अलावा हम बिल्कुल भी कहीं भी पूरी कंट्री में नहीं देख रहे कि कोई पीपल विद डिसेबिलिटीज की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो। एंड आई थिंक हम आज भी लगे हैं, राष्ट्रपति जी को रिक्वेस्ट करते हैं 2 सीटें कर दीजिए। अरे भाई, इतना बड़ा बिल आपके सामने आया है, आप अभी भी वहां लगे जहां पे एडवोकेसी करने की जरूरत है। विजय सर, बताइए आपका पर्सपेक्टिव, क्या हम डिलिमिटेशन के लिए आगे भी तैयार हैं? अब क्या अप्रोच होनी चाहिए और इस पूरे सिनेरियो में आपका क्या व्यू पॉइंट है? मुझे लगता है कि एक लंबा संघर्ष है दानिश भाई। ये याद रखिए कि भारत में माइनॉरिटीज को एक अलग पहचान और अलग निर्वाचक मंडल देने की शुरुआत मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से शुरू हुई, जो 1909 में एक कॉलोनियल गवर्नमेंट लेके आई। उसमें मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। हम उसकी बात आज के दौर में नहीं करते हैं क्योंकि हमने उसके परिणाम जो है विभाजन के विभीषिका के रूप में देखा। पर पहली वो शुरुआत थी जिसमें एक माइनॉरिटी को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। इसके बाद हम ये देखते हैं कि पूना पैक्ट के बाद दलितों को एक रिप्रेजेंटेशन देने की और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रिप्रेजेंटेशन देने की बात हुई कि निर्वाचक मंडल में उनके लिए सर्टेन सीट्स रिजर्व की जाएंगी। मुझे याद आता है, मैंने अरुण शौरी की बुक में पढ़ा था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए और वहाँ जिन्ना भी थे, डॉक्टर अंबेडकर भी थे, तो किसी ने उनसे पूछा कि देखिए दलितों को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर हैं, मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने के लिए ये हैं, आप यहाँ किसको रिप्रेजेंट करने आए? और गांधी जी ने बड़े ही शांत मन से जवाब दिया, आई एम रिप्रेजेंटिंग
वुमेन ऑफ इंडिया, यू नो, वो उनका जवाब था। आज शायद गांधी जी ये नहीं कहते, क्योंकि आज हम ये देखते हैं कि वुमेन के बीच में अपनी वॉइसेस आ चुकी। पर मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर आज गांधी जी जिंदा होते तो आज किसके पक्ष में बोल रहे? मुझे लगता है कि वो शायद विकलांगों के पक्ष में बोल रहे होते, वो शायद ट्रांस पीपल के पक्ष में बोल रहे होते। मेरी इस थीसिस का एक कारण है, मैं कुछ दिन पहले अपने लीगल थियरी क्लास में बच्चों से थॉमस हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी डिस्कस कर रहा था, और मैंने एक पैसेज पढ़ा जो मैं आपके ऑडियंसेस के लिए पढ़ना चाहता हूँ, जिसमें हॉब्स ने लिखा, द सेफ्टी ऑफ द पीपल रिक्वायर्स that justice be equally administered to all degrees of people, as well as poor and obscure person. Now, obscure person पे मैं थोड़ा जोर देना चाहता हूँ। ये obscure person कौन है हॉब्स के लिए? मतलब जब, और हॉब्स एक बहुत कंजर्वेटिव थिंकर थे, ऐसे में वो बोल रहे थे कि वो लोग जो शायद मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स में अदृश्य रहते हैं, इनविजिबल रहते हैं, उनके लिए भी जस्टिस की जरूरत है। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें और इसको रिप्रेजेंटेशनल जस्टिस के रूप में देखें और मेजॉरिटेरियन इम्पल्स के खिलाफ देखें, क्योंकि हॉब्स आगे कहते हैं कि ये जस्टिस ऑब्सक्योर लोगों के लिए और पुअर लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो कहते हैं सो दैट पावरफुल मे हैव नो ग्रेटर होप ऑफ इम्प्यूनिटी। तो इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है, जिसको डॉक्टर अंबेडकर आगे हमारी संविधान सभा में बढ़ाते हैं कि बिना सोशल डेमोक्रेसी के पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। अब आते हैं इस पूरे डिबेट के बाद एक डिसेबल्ड की फ्रेमिंग कैसे है हमारी इमेजिनेशन में, या ऑब्सक्योर पीपल, लेट्स उसमें इंक्लूड करते हैं ट्रांस लोगों को। दो केसेस हैं हमारे सामने, एक है सुरेश कुमार कौशल और एक है विकास कुमार वर्सेस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सुरेश कुमार कौशल में ट्रांस लोगों को कहा गया मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी, और ये फ्रेमिंग दी गई उनके राइट्स को डिनाई करने के लिए। विकास कुमार में माइनॉरिटी की ही फ्रेमिंग आई और राइट देने के लिए आई। उसमें कहा गया कि वो इंसुलर और डिस्क्रीट माइनॉरिटी, इसमें राइट्स तो दिए गए मगर जुडिशरी ने एक बहुत ही पैटर्नलिस्टिक फ्रेमवर्क अपनाया। तो इसमें ये आया कि भाई डिसेबल्ड हो गए, ट्रांस हो गए, चूंकि इनके पास नंबर नहीं है, इसलिए हमेशा जुडिशरी को इस इंसुलर, बहुत ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, इंसुलर एंड डिस्क्रीट माइनॉरिटी के लिए जुडिशरी को आगे आना पड़ेगा। इसको मैं देखता हूं कि ये हमारे लिबरल डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी खामी बन करके सामने आई है। एक सवाल आपने उठाया कि डिसेबल्ड वुमेन कहाँ है। मैं इस सवाल का उत्तर देना चाहता हूं मगर अभी नहीं दे, पर मैं एक सवाल यहाँ पर उठाना चाहता हूं और उसके बाद मैं अपने उत्तर को खत्म करूंगा। मैं इस नाम के बारे में सोच रहा था जो इस रिजर्वेशन बिल को दिया गया है। मयूरी ने उसको इंग्लिश में कहा, बट जो नाम दिया गया है दैट्स क्वाइट टेलिंग, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। 20वीं शताब्दी के बारे में कहा जाता था कि दिस इज एज ऑफ राइट्स। यहां पर आप नारी को देवी बना रहे हैं, आप वंदन कर रहे हैं। मैंने कभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अपने एक प्रोफेसर को सुना था, एंड शी सेड वेरी रिमार्केबली कि देवी नहीं, दासी नहीं, मैं तुम्हारी साथी हूं। और ये जो साथी वाली भावना है ये तब आएगी जब, जैसा मुरलीधरन सर ने बोला, कॉमरेड मुरलीधरन ने, कि भाई 33% डायरेक्शन आप 543 में दीजिए। आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये 500 सीट पुरुषों के बचाने के आप एक डिलिमिटेशन से इसको जोड़ रहे हैं। मैं नॉर्थ साउथ के डिवाइड पे नहीं जाना चाहता, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन बेसिकली आप पुरुषों के लिए जितनी सीट आज के दौर में है उसमें कहीं भी किसी तरह की कमी नहीं करना चाहते। एक आखिरी सवाल, थोड़ा प्रोवोकेटिव सवाल है मेरी तरफ से, और मैं चाहूंगा सभी लोग इस पर सोचें। इस पूरे बिल में किसी भी तरह से इंटरसेक्शनल वुमेन की बात थी ही नहीं। बिल्कुल, आप ध्यान दीजिए
दलित विमेन का भी सवाल नहीं था। मुझे याद है कि 20 साल पहले बार बार विमेन रिजर्वेशन बिल गिर जाता था क्योंकि ओबीसी लीडर्स ये बात उठाते थे कि आप दलित विमेन का आरक्षण नहीं कर रहे हैं, इसके भीतर ओबीसी विमेन का आरक्षण नहीं कर रहे हैं। आई थिंक शरद यादव का एक बहुत फेमस स्पीच है इस पे। चारू गुप्ता एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं और वो कहती हैं कि हमारे मेजॉरिटेरियन इमेज में जब भारत माता की तस्वीर आती है, जो है खासकर वो हिंदी साहित्य को लेके बात कर रही, तो किसकी तस्वीर आती है? बहुत ज्यादा कुछ लिबरल फ्रेमिंग में बात करेंगे। जैसे मैंने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वो दी थी, वो आरएसएस की फ्रेमिंग से बेहतर है, लेकिन वो भी एक अपर कास्ट वुमेन की है। तो चारू गुप्ता एक सवाल उठाती हैं कि इन दिस फ्रेमिंग upper caste was what women is and ought to be. Dalit was what she had better not. So जो भारत माता है वो दलित नहीं हो सकती। हमारी किसी फ्रेमिंग में भारत माता बैसाखी लेके नहीं चल रही, हमारी किसी फ्रेमिंग में भारत माता ब्लाइंड नहीं। आपने जो ये सवाल उठाया वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था कि विकलांग महिलाओं ने क्यों नहीं बोला। पर मेरा ये भी सवाल है कि जब इंटरसेक्शनल फ्रेमिंग की भी बात हो रही थी, विपक्ष के नेता भी इस बात को जब उठा रहे थे, तो उन्होंने विकलांग महिलाओं के बारे में सवाल क्यों नहीं उठाया? बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि इसको सोचना चाहिए। उसी पे हमने कहा कि किसी ने भी नहीं बात की। मुरलीधरन सर, ये तो हम फेक नैरेटिव देते हैं कि हम वोट बैंक हैं। हम नहीं है वोट बैंक। हम सिर्फ डोनेशन को अट्रैक्ट करने के लिए नंबर देते हैं, हम 7 करोड़ हो जाएंगे। क्योंकि आप बीजेपी की पॉलिटिक्स देखिए, लेट्स बी प्योरली पॉलिटिक्स। एक टाइम पे उनको समझ आया हमारी ग्राउंड खिसक रही है, उन्होंने वीमेन की तरफ अपना झुकाव किया। उन्होंने उज्ज्वला योजना लाए, उसके बाद बिहार में वीमेन्स को 10-10 हजार रुपए दिए अलाउंसेस के नाम पे या लोन के नाम पे, जैसे भी। और ये तीसरा नारी शक्ति बंधन, हमें भी दिव्यांग कहा जाता है, हमें भी टर्मिनोलॉजी तो सेम ही है, लेकिन हमारा जिक्र नहीं है क्योंकि हम वोट बैंक नहीं है। तो कैसे बनेंगे? क्या स्ट्रेटजी होनी, मुझे समझ नहीं आता, आप बताइए। तो आप बार बार डिस्कशंस में कहते हैं कि हमें पॉलिटिकल होना चाहिए, हमें सड़कों पे आना चाहिए। तो सड़कों पे तो आप लोग ही आते थे, तो वो क्यों नहीं हो रहे मूवमेंट अब? दानिश, ये तो कहना सही नहीं हो कि विकलांगों को टारगेट नहीं किया गया है। जैसे आंध्र प्रदेश का इलेक्शन देख लीजिए। पिछला जो आंध्र प्रदेश का इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन चुनाव जो हुए थे, चंद्रबाबू नायडू ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि भाई हम पेंशन जो है, अब ये सब आप जो जितने भी आप कह रहे हैं स्कीम्स वगैरह की बात करें, वो डोल्स की बात कर रहे हैं कि भाई चुनाव से पहले बिहार में जैसे 10,000 रुपये की घोषणा की। दरअसल चुनाव से पहले ने चुनाव के दरमियान किया था, तो अगर कहेंगे तो चुनाव के दरमियान पैसा बांटा गया है। घोषणा आपने पहले की और पैसा चुनाव के दरमियान आपने बांटा। अब इसमें जो है आंध्र प्रदेश में जो है चुनाव से पहले चंद्रबाबू ने प्रॉमिस किया था कि हम जो है पेंशन बढ़ाएंगे, और उन्होंने कहा था कि हम 6,000, 10,000, 15,000 ये 3 किस्म के अलग अलग पेंशन की अलग अलग ग्रेड्स उन्होंने बताए थे। और चुनाव जैसे खत्म हुआ, चुनाव खत्म होने के बाद जब उन्होंने सत्ता संभाली, सबसे पहला जो उन्होंने जियो साइन किया था उस इस पेंशन को लेकर था। और ये पेंशन का मुद्दा लेकर के उन्होंने बड़ी कैंपेन चलाई थी उस इलेक्शन में। और उस कैंपेन को वो जो है हमारे आंध्र प्रदेश के साथी कहते हैं कि भाई दिस इज एक्चुअली इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ द इलेक्शंस। डिसेबल लोगों ने कैंपेन किया चंद्रबाबू नायडू को लाने के लिए, और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाई। सो टू से दैट डिसेबल पीपल आर नॉट बीइंग टारगेटेड और नॉट बीइंग एड्रेस्ड टू, और उनके सवालों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ये कहना उचित नहीं होगा। मेरा उल्टा ये कहना है कि भाई हम लोग जो है, हम जैसे पहले शुरुआत में भी मैंने कहा था कि भाई हम पॉलिटिकल मुद्दों को उठाते नहीं हैं। हम अपने आप, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे संगठनों की बात कर रहा हूँ। हम अपने आप को पॉलिटिकल बताते, इन मुद्दों को हम उठाते नहीं है। संगठित होके इन मुद्दों को, बाकी मुद्दों को भी कहाँ उठाते हैं। रेडियो उड़ान में कहीं चर्चा हो गया, या आपने फेसबुक पे पोस्ट कर लिया, इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दिया, इससे आंदोलन नहीं बनता है। आंदोलन बनाने के लिए समूह को इकट्ठा करना जरूरी है, सड़कों पर उतरना जरूरी है। इस कौन से मुद्दे पर आपने पिछले 10 साल में देखिए, एक जमाना था नई दिल्ली के सड़कों पे, जंतर मंतर पे, इंडिया गेट पे इकट्ठा होते थे डिसेबल लोग अपने मुद्दों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर।
आज पिछले 10 साल में कितने ऐसे संगठित जो है आपने लोगों को देखा होगा जंतर मंतर पे। हम आ रहे हैं, हर साल हम अलग अलग मुद्दों पे आते हैं, मगर मेरे लिए मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसके लिए महत्व का मुद्दा रोटी कपड़ा और मकान है। आरक्षण उसके लिए बाद में, रोटी कपड़ा मकान उसका बेसिक मुद्दा जो है उसको एड्रेस करे बगैर जो है बाकी के मुद्दे हम नहीं कह रहे कि वो मुद्दे नहीं है, जरूर मुद्दे हैं, मगर उसके लिए लामबंद करने के लिए लोगों को पॉलिटिसाइज करने की जरूरत है। और मेरा ये जो है कि बाकी लोग भी जो इनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जब कह रहे हैं अभी आप बात कीजिए, हम कई सालों से जो है कह रहे हैं कि भाई हम जब से हमारी स्थापना हुई 2010 में, तब से हम कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करिए। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15, आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 16(2) इनमें कहा गया है कि भाई ग्राउंड्स ऑन विच डिस्क्रिमिनेशन इज प्रोहिबिटेड। कौन से ग्राउंड्स है? इट्स प्रोहिबिटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेक्स, कास्ट, रेस, बहुत सारे चीजें लिखे गए, मगर डिसेबिलिटी नहीं लिखा गया। इस मुद्दे पर केवल हम सरकार से भी कहते हैं इस बात को लेकर, और 2 ही एमपीज थे जो इस मुद्दे को लेकर जो है पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस किया गया। 2010 में श्रीमती बृंदा कारट, और 2000 अब 1-2 साल पहले जो जॉन ब्रिटास ने इंट्रोड्यूस किया मेंबर इस मुद्दे को लेकर, दोनों सीपीएम के साथी। ऐसा नहीं है कि डिसेबिलिटी का मुद्दा पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हुआ है, चर्चा और सीताराम येचुरी जी थे जब सांसद थे, इन मुद्दों को उठाया गया है। बट इस मुद्दे पर क्योंकि आप एक संगठित होकर जब तक आपकी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज को समझ में कहां से आएगा कि आपके ये मुद्दे हैं। यू हैव टू एक्चुअली बी वोकल ऑन योर डिमांड्स, चैंपियन ऑन दोस इश्यूज एंड टेक दिस फॉरवर्ड। पंचायत राज का अमेंडमेंट की जो बात करें कि भाई इसमें रिजर्वेशन की बात करें, सबसे पहले तो आपको ये भी बात करने की पंचायत राज का जो ये था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था 1992 में, जिसके तहत रिजर्वेशन महिलाओं को पहली बार दिया गया था, उस वक्त भी हमने कुछ कहा नहीं। आज भी हम नहीं कह रहे हैं कि भाई उसको अमेंड करिए ताकि नीचे स्तर पर कम से कम इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो। एक्चुअली बिगिनिंग शुड बी मेड एट द पंचायत लेवल। ये नहीं है कि डिसेबल लोग लोकसभा में नहीं आए, पार्लियामेंट में नहीं आए, असेंबली में नहीं आए, पंचायत में नहीं आए। साधन गुप्ता थे, फर्स्ट पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, जब साधन गुप्ता चुनकर आए थे कम्युनिस्ट पार्टी के इससे कलकत्ता साउथ से चुन के आए थे, वो फिर बाद में विधानसभा में भी चुन के आए थे। उसके बाद एक और ब्लाइंड, साधन गुप्ता ब्लाइंड थे बाय द वे, दूसरा ब्लाइंड साथी आए थे पार्लियामेंट में, जनता पार्टी के टिकट पे चुन के आए थे 1987 में। उनका नाम यमुना प्रसाद शास्त्री, सोशलिस्ट पार्टी में थे, बाद में वो जनता पार्टी में जब विलय हुए तो जनता पार्टी के सदस्य बने। उसके बाद वो कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम के सदस्य बने, एंड ही वाज ब्लाइंड। शास्त्री कैसे ब्लाइंड हुए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। दोनों आंखें उनके जो है अलग अलग स्ट्रगल्स में गए थे उनकी आंखें। बट जयपाल रेड्डी वाज यूनियन मिनिस्टर, जयपाल रेड्डी डिसेबल थे, ओम प्रकाश चौटाला डिसेबल थे, ही बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। ऐसे कई सारे उदाहरण मिलेंगे जहां पर आपको जो है डिसेबल लोग जो है पार्लियामेंट में, स्टेट में बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन मिलेंगे, एंड दे आर पीपल हु आर पॉलिटिकल मार्क लेके वो आए। हमें भी जो है जब कह रहे हैं इस बात को, तो वी नीड टू एक्चुअली से, वी नीड टू इंस्पायर पीपल टू बी पॉलिटिकल। लड़त में आने की जरूरत है, मूवमेंट करने की जरूरत है, इन तमाम चीजों को भी ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल, बट उनमें से ज्यादा लोगों ने अपने आप को कभी डिसेबल नहीं माना। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। नहीं, साधन गुप्ता जी मानते थे। एक मिनट, साधन गुप्ता जो है इज द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड फॉर इन्फॉर्मेशन, और डीपीआई इंडिया चैप्टर के भी फाउंडर जो है साधन गुप्ता थे। हाँ, उन्होंने माना। बस दानिश भाई, मैं थोड़ा सा इंटरवीन करूंगा कॉमरेड मोरली की बात पर। उन्होंने सही नाम गिनाया है कि ये सारे लोग डिसेबल्ड थे, और मैं आपसे भी एग्री करता हूँ कि इन लोगों ने डिसेबल्ड अपने आप को माना नहीं। साधन गुप्ता का जो सवाल है, इस पे मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था मुरली भाई, और साधन गुप्ता ने भी डिसेबिलिटी के सवाल को कभी विधानसभा या संसद में नहीं उठाया, ये देखने की बात। तो अगर इंडिविजुअल्स आए हैं, जो जैसे हम लोग फेमिनिस्ट मूवमेंट से एक चीज सीख सकते हैं, जो कहा जाता है कि आप इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री होने पे भारत फेमिनिस्ट नहीं हो जाता। फेमिनिस्ट होने के लिए देश के क्रिटिकल मास की जरूरत होती है,
और वो क्रिटिकल मास समहाउ साधन गुप्ता या जयराम रेड्डी और जयपाल रेड्डी और ये तमाम लोग या ओम प्रकाश चौटाला ये नहीं क्रिएट कर पाए। और साधन गुप्ता ने शायद अपने आप को अलग से डिसेबिलिटी के साथ एसोसिएट किया हो, पर सवाल नहीं उठे। जैसा मेरे और आपके बीच एक बातचीत में जो बात मुझे पता चली, बाद में मैंने उस पर रिसर्च किया कि 1995 का डिसेबिलिटी एक्ट बिना किसी डिस्कशन के जो है संसद में पारित हुआ था। तो ये सारी बातें भी हमको हिस्ट्री के रूप में देखनी चाहिए कि इंडिविजुअल्स विल नॉट चेंज, जो है एक क्रिटिकल मास की जरूरत है। और मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज में कोई डिसेबिलिटी विंग ही नहीं है। मैं बहुत सरप्राइज था कि अलका लांबा और सुप्रिया श्रीनेत्र और ये सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, कांग्रेस पार्टी के मेंबर हैं, वो दिव्यांग शब्द ही इस्तेमाल करते हैं अपने ट्विटर पोस्ट में और तमाम चीजों में, as if India's opposition has no imagination, alternative imagination when it comes to disability community। उन्हें जरूरत ही नहीं फील होती। और प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है आज भारत, और दिव्यांग शब्द का धड़ल्ले से इस्तेमाल। शशांक भाई, ये बताएं कि आपके पास तो डेटा है, आप बताइए कि क्या इस तरह के सवाल ओपोजिशन ने उठाए? जब हम एक लोगों ने मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोली, उन्होंने बोला आप रिप्रेजेंटेशन की बात करते हो, अभी भी तो राज्यसभा में आपके एक रिप्रेजेंटेटिव हैं और बहुत प्रमोट किया गया, वो डिसेबल्ड हैं, तो वो क्यों आपकी आवाज नहीं उठाते? तो थोड़ा सा बताइए स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए? क्या इससे ये बोल के हम खुश हो जाएंगे क्योंकि हमारे नंबर कम है तो उनको डिस्काउंट कर दो, मेन स्ट्रीम से ही हमें आस लगानी चाहिए? जो विजय सर ने कहा हमें गांधी जी विमेन के रिप्रेजेंटेटिव बने, तो हमारे गांधी कौन होंगे? क्या आपको सेक्टर से कुछ लग रहा है कि तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? अब तो हमारे पास टाइम है थोड़ा। जी दानिश, मतलब गांधी कौन होगा ये तो बहुत बड़ा सवाल है। ये तो मुझे लगता है जब गांधी जी थे तब भी लोगों को नहीं पता था कि हमारे गांधी वो होंगे, तो हमें कैसे पता होगा कि हमारे गांधी कौन होंगे? तो पहली चीज जो मुरली सर ने बात कर रहे थे प्राइवेट मेंबर बिल, मतलब मुझे ये मौका मिला था तो एक और बिल एक्चुअली सर आया था जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ काम कर रहा था, तो मैंने ड्राफ्ट किया तो वो भी इंट्रोड्यूस हुआ था। वो इसी पर था, अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 15 एंड 16, जहाँ पे डिसेबिलिटी वर्ड इंट्रोड्यूस करना था। और वो एक्सप्लिसिट मेंशन करने की बात, क्योंकि दिखता नहीं है इसलिए लोगों को लगता नहीं, बट सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार जो उसमें और एनी ऑफ देम जो फ्रेज यूज हुआ आर्टिकल 15 और 16 में, उसे बहुत बार बोला है कि वो बियॉन्ड जो कैटेगरी मेंशन है उसके बियॉन्ड जाता है, उसमें पीडब्ल्यूडीज भी इंक्लूडेड हैं। बट एक बार मैंने भी वो कोशिश की थी जब मैं खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ काम कर रहा था। तो एक वो भी एक डॉक्यूमेंटेड है पार्लियामेंट में, जब असदुद्दीन ओवैसी ने जो जिनके साथ मैं काम कर रहा था उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो वो था स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो जो हमारा काम है एक तरीके से उसमें हम बता सकते हैं कि स्ट्रैटेजी जो हमने अडॉप्ट की है, ये जो बिल आया सडनली 131st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और डिलिमिटेशन, वो बहुत सरप्राइजिंग था और मुझे लगता है पूरे सबके लिए सरप्राइजिंग था अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, क्योंकि किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि गवर्नमेंट डिलिमिट जब सेंसस स्टार्ट करा दिया है उन्होंने, तब वो डिलिमिटेशन का बिल लेके आ जाएंगे। तो जो आइडियल स्ट्रैटेजी है पीडब्ल्यूडी रिप्रेजेंटेशन के लिए, वो आइडियल स्ट्रैटेजी जो हमने देखी थी, और ये सिर्फ पॉलिसी साइड और जिस साइड पे एक तरीके से जो एज अ रिसर्चर और एज अ पॉलिसी पर्सन और एज अ लॉयर जो मैं एंगेज करता हूँ, वहाँ पे था स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हमारा सेंसस ही है। बिकॉज अल्टीमेटली सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड लेजिस्लेटिव डिसीजन जितने भी बनते हैं, एंड मयूरी हु वर्क्स इन लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग बता सकती हैं कि सेंसस इज द प्राइमरी रेफरेंस डेटा डॉक्यूमेंट अक्रॉस मिनिस्ट्रीज। सेंसस के अलावा आप जितने सर्वे करा लो, वो NSS हो या NFHS हो या WHO हो, सरकार किसी डेटा को नहीं देखती, सिर्फ देखती है कि सेंसस में क्या लिखा है। तो अल्टीमेटली स्टार्टिंग पॉइंट वही है कि सेंसस में नंबर क्या आ रहा है। तो जो स्टार्टिंग अभी जो प्रोसेस चल रहा है, और जो एक्चुअल डिसेबिलिटी क्वेश्चन आएगा वो पॉपुलेशन न्यूमरेशन स्टेज पे आएगा, जो नेक्स्ट ईयर फेब में होना है। इंटरेस्टिंगली एक क्वेश्चन फाइल हुआ था पार्लियामेंट में, जो हमने कोशिश की थी अपने MP के थ्रू कराने की, और वो फाइल हुआ, बैलेट हुआ, उसका रिस्पॉन्स भी आया हमारे पास। हमने ये पूछा था कि जो पिछले, और हम बात भी कर चुके हैं इस पे आपके पॉडकास्ट पे, कि जो पिछले के सेंसस हुए थे उसमें डिसेबिलिटी क्यों काउंट नहीं हो रही थी सही से, और उसका रिजल्ट जो आया था कि वो
एक ऐसा सिम्टम था जो 1882 से 2011 तक सेम था। वो था लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी एंड सेंसिटाइजेशन अमंग एन्यूमरेटर्स रिगार्डिंग डिसेबिलिटी, एंड थर्ड हेजिस्टेंस, मतलब लोग खुद डिक्लेयर नहीं करना चाह रहे थे डिसेबिलिटी। ये 3 पैरामीटर्स थे जो 1882 से लेके 2011 हर सारे सेंसस में जब भी डिसेबिलिटी काउंट हुआ है फीचर हुआ है। और उसको एड्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एन्यूमरेटर्स के साथ इंगेज करो डिसेबिलिटी के क्वेश्चन पे स्पेसिफिकली, जो हिस्टोरिकली रिपीटेडली एक बॉटलनेक एज अ बॉटलनेक दिख रहा है आपको। तो हमने पूछा सरकार से कि क्या ट्रेनिंग मॉड्यूल बन गया है कि नहीं, और सरकार का रिस्पॉन्स वो ऑफिशियल उनके डॉक्यूमेंट पे अब कि ट्रेनिंग मॉड्यूल अभी तक नहीं बना है, एन्यूमरेटर्स की ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई है। और वो तभी होता है जब हम जो पॉपुलेशन एन्यूमरेशन का जो क्वेश्चनियर है जिसमें कास्ट भी होगा इस बार, वो हम जब गैजेट में नोटिफाई कर देते हैं उसके बाद ही वो बनता है, उसके बाद ही वो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। और यूजुअली वो क्वेश्चनियर नोटिफाई हो जाता है हाउस होल्ड सर्वे के पहले, जो हिस्टोरिकली प्रैक्टिस रही है। इस बार नहीं हुआ है क्योंकि उसमें कास्ट है। कास्ट पे क्या सवाल होंगे इस चीज को लेके वो क्वेश्चनियर गैजेट में नोटिफाई नहीं हो रहा, और जब तक वो क्वेश्चनियर गैजेट में नोटिफाई नहीं होगा तब तक एन्यूमरेटर्स की ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होगी, और जब तक एन्यूमरेटर्स की ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होगी डिसेबिलिटी के सवाल को कैसे पूछना है वो उन्हें पता ही नहीं चलेगा। भले आप सेल्फ एन्यूमरेटर ले आओ, सेल्फ एन्यूमरेशन ले आओ, मैटर नहीं करता। और जो सरकार की एक टाइमलाइन है उसके हिसाब से वो नोटिफिकेशन आएगी लगभग अक्टूबर में, और फेब के सेकेंड वीक से एन्यूमरेशन स्टार्ट होना है। तो आप इमेजिन करो कि 3 महीने की टाइमलाइन है आपको सारे एन्यूमरेटर्स ट्रेन करने के लिए सारे चीज़ों पे, जिसमें डिसेबिलिटी भी एक फीचर होगा। तो आप क्या ही इमेजिन कर सकते हो कि उसमें डिसेबिलिटी में क्या ही ट्रेनिंग होगी। वहाँ पे रोल ऑफ सिविल सोसाइटी और जो लोग काम करते हैं ऑफ ट्रेनिंग पीपल या रीचिंग आउट पीपल कि भाई सेंसस में इस बार सेल्फ एन्यूमरेशन भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप खुद जाके डेटा एंटर कर सकते हो। तो आपके घर पे कोई आके डिसेबिलिटी का कोई सवाल पूछेगा और ये होगा और आप नहीं बताना चाहोगे, वो जो एक बैरियर था वो रिमूव हो गया है। बट सबसे बड़ा एडवांटेज सेल्फ एन्यूमरेशन का पीडब्ल्यूडी के लिए है, ये बताना पड़ेगा। तो ये पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज ये है डिलिमिटेशन कमीशन, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2027 में जब डेटा आएगा, तो हम ऑल्सो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार डेटा जल्दी आएगा क्योंकि डिजिटली हो रहा है। सबसे ज़्यादा टाइम जाता था डेटा को हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में ट्रांसलेट करने में, इसलिए सेंसस डेटा हमेशा 2-2.5 साल बाद आता था। इस बार डायरेक्टली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, तो आइडियली 2027 के एंड तक डेटा आ जाना चाहिए आइडियली, और उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होगी जो अपने आप में 2 साल लेगी लगभग। और डिलिमिटेशन कमीशन हर कॉन्स्टिट्यूएंसी हर डिस्ट्रिक्ट में जाती है अक्रॉस इंडिया, वहाँ पे वो पब्लिक हियरिंग होती है, उनका मैंडेट है कि उन्हें पब्लिक हियरिंग करना है। तो पब्लिक हियरिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आप इमेजिन करो कोई कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, मान लीजिए छत्तीसगढ़ और झारखंड, जहाँ पे पता है कि ट्राइबल पॉपुलेशन में कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, तो कोई सोशल ग्रुप एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में तभी तक स्ट्रांग है जब तक वो उस एरिया में एज अ कलेक्टिव बिलोंग करता है। मान लीजिए 100 में अगर 30 पीडब्ल्यूडी हैं तभी वो स्ट्रांग है। अगर डिलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करता है कि हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, उनकी पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली घट जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसिडरेशन होता है कि किस एरिया को किस बाउंड्री पे डिवाइड करना है एज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो डिलिमिटेशन पब्लिक कंसल्टेशन के थ्रू बहुत ज़्यादा डिसाइड करती है, क्योंकि SC/ST का भी सवाल इसी में आता है, उसमें भी वो इसी बेसिस पे डिसाइड करते हैं अपार्ट फ्रॉम सेंसस डेटा कि कौन से एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है SC की, तो हम रिजर्वेशन के लिए बाद में हमें काम आएगी। तो डिलिमिटेशन कमीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है एज अ इंगेजमेंट ऑफ PWD की डिलिमिटेशन कमीशन जब आए किसी फॉर्म में डिसेबिलिटी एज अ कंसिडरेशन फीचर होना चाहिए उनकी रिपोर्ट में कि क्यों होगा। और उसके बाद थर्ड स्टेज जो होता है वो है आस्किंग फॉर रिजर्वेशन या आस्किंग फॉर मैंडेट। और मैं खुद फेवर में नहीं हूँ कि लोकसभा या राज्यसभा में आप रिजर्वेशन मांगो। जैसा विजय सर ने बोला कि इंदिरा गांधी बीइंग PM इज नॉट अ गारंटी ऑफ फेमिनिज्म। रिप्रेजेंटेशन लोकसभा राज्यसभा में कोई गारंटी नहीं है कि आप डिसेबिलिटी इंक्लूसिव प्रोसेस हो जाएगा या वो हो जाएगा। अभी जो आपने बोला वो सदानंद मास्टर जो हैं राज्यसभा में एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, वो नॉमिनेटेड मेंबर है, तो 12 में से एक हैं वो। और उनकी अगर आपने पहली स्पीच सुनी हो अगर पार्लियामेंट में, उन्होंने अपना जो प्रोस्थेटिक लेग है उसको डिस्प्ले किया था, और इंसिडेंटली उस प्रोस्थेटिक लेग को जॉन ब्रिटास ने अपोज किया था कि आप एडिशनल इंस्ट्रूमेंट नहीं डिस्प्ले कर सकते। एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी आपको मालूम पड़ेगा कि वो आपका बॉडी पार्ट है, लेकिन और पूरी स्पीच जो थी सदानंद मास्टर की उसमें आप कहीं भी डिसेबिलिटी फीचर नहीं करोगे। वो स्पीच थी एज अ विक्टिम ऑफ पॉलिटिकल क्राइम परपेचुएटेड बाय लेफ्ट विंग, ठीक है।
वो उनका स्टैंड था पूरी स्पीच का, अगर आप सुनो 8 मिनट की। हाँ तो बिल्कुल। जैसा विजय सर ने बोला कि वो एक जो होते भी हैं वो भी आइडेंटिफाई नहीं करते, वो आपको रास्तों में अभी भी लाइव एग्जांपल दिख जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी है ऑन अ पॉलिसी और डिलिमिटेशन उस लेवल पे। जो अपोजिशन में आप देख रहे हो, जो लोग उठा रहे हैं सवाल, जो पर्पल सभा हमने कराई थी उसमें जो एमपी ने भी बोला कि बहुत सारे मैटर उनको भी नहीं पता कि उन्हें क्या रेस करने हैं, तो आप हमें बताइए हम क्या रेस कर सकते हैं, तभी हम वो रेस कर पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि लैक ऑफ विल है, आई थिंक लैक ऑफ नॉलेज है मोस्ट ऑपोजिशन में। हाँ बिल्कुल, बट उन कंसल्टेशन तो कर सकते हैं ना उनके साथ, हमारी फीमेल ग्रुप कर सकती है ना, जो दूसरे भी कर सकते हैं मेन स्ट्रीम में, आप भी करते हो। आपके पास वीमेन विद डिसेबिलिटीज आती हैं, हमारे क्वेश्चंस आपने इतनी बार क्वेश्चनियर डाला है, आई डोंट नो, तो आपके पास वो आते हैं कि शशांक ये वाले क्वेश्चन भी इंक्लूड करो यार, ये भी पूछो, हमारी ये वाली सिचुएशन है। नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं आती, वो बात सच हाँ है। तो बट ना कि सिर्फ वुमेन विद डिसेबिलिटी, वो आप कास्ट भी एज आइडेंटिटी ले लो वो भी नहीं आते हमारे पास, या आप ट्रांसजेंडर ले लो तो वो भी नहीं आते हैं। तो वो फिर भी इंटरसेक्शनैलिटी तो मिनिकल कहीं हो भी नहीं आती। सकता है, हाँ, लेकिन वीमेन विद डिसेबिलिटी का होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि 2025 में। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा सा आपसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि अगर ओबीसी फीमेल कोटा क्लेम कर रही है, एसटी एससी को मिल रहा है, वीमेन विद डिसेबिलिटीज के लिए भी होना ही चाहिए। अब ठीक है, एक बंदे ने नहीं आपके सवाल उठाए तो हम सबके लिए ये नहीं सोच सकते हैं। मयूरी जी बताएं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रिकमेंडेशन होनी चाहिए, किस तरह से हमें तैयार रहना चाहिए डिलिमिटेशन की हेयरिंग के लिए, और एक हिस्सा बनने के लिए कि हम भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, वीमेन विद डिसेबिलिटीज भी, अगर ये बिल आ रहा है तो। जी बिल्कुल। इस कॉन्वर्सेशन में अभी कुछ देर से बहुत सारे बहुत इम्पोर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स आए हैं, और मैं अपनी समझ से एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रिसर्चर, और जितना भी मैं पॉलिटिक्स को और इंडियन पॉलिटिक्स को पिछले कुछ सालों में समझ पाई हूँ, मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत जरूरी है, और शशांक ने भी कहीं ना कहीं इस बात को मेंशन किया, दैट वी गेट काउंटेड। बेसिकली ये बहुत जरूरी है कि ये पता चले पॉलिटिकल पार्टीज को, या फिर जो पॉलिटिकल सर्कल्स हैं एट अ लार्ज को, कि हमारे नंबर्स क्या हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के नंबर्स क्या हैं। क्योंकि जब हम विमेन रिजर्वेशन की भी बात कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि आजादी के बाद या संविधान बनने के बाद कितने साल लग गए विमेन को इस स्टेज तक पहुंचने के लिए कि देयर इज अ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो रिकॉग्नाइज करती है कि आपको रिजर्वेशन मिले। अभी तक रिजर्वेशन मिला नहीं है, पर इस स्टेज तक भी, प्री रिजर्वेशन के उस फेज तक भी पहुंचने के लिए 70-75 साल लग गए हमें लगभग। पर ये भी 75 सालों में क्यों मुमकिन हो पाया? ऐसा तो नहीं है कि एक दिन अचानक से कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट उठती है और उसको लगता है कि ऐसा कर देते हैं। कंटिन्यूअस अटेम्प्ट्स हुए पहली बार, जिसको हम नहीं नकार सकते। पर दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें ये सोचनी होगी, और जो हमारे प्रीवियस डिस्कशंस में भी ये बात आई है, विमेन रिजर्वेशन सडनली बिकेम अ थिंग, अचानक से इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए हो गया बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज रिकॉग्नाइज दैट विमेन आर अ वेरी बिग वोट बैंक। हमने बिहार की बात की या वेस्ट बंगाल की बात की, अगर आप वोटर टर्नआउट्स देखें आज के टाइम में, विमेन वोटर टर्नआउट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। बिहार जैसे स्टेट में मेल वोटर टर्नआउट को भी सरपास कर चुका है विमेन वोटर टर्नआउट। तो क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को ये दिख रहा है कि मेरा बहुत बड़ा वोट बैंक है, और ये बहुत बड़ा चंक है वोटर्स का जिसको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने पॉलिसीज के थ्रू, इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज उधर जा रही है। इसलिए आप देखिए ना, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वेस्ट बंगाल में आप टीएमसी कहें तो वो लक्ष्मी भंडार स्टार्ट कर रहे हैं, या आप बिहार में कहें वहां 10,000 पर विमेन दिया जा रहा है कुछ नया शुरू करने के लिए, या हर स्टेट में आप देखिए विमेन एक बहुत बड़ा पॉलिसी टारगेट बन चुकी है। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा एक वोट बैंक भी है, जो कि ऐसा नहीं कि विमेन ने कोई डिसीजन लेके दे डिसाइडेड कि हम बाहर जाएंगे और हम वोट करेंगे पोलिंग वाले दिन। दिस हैपेंड, दिस ग्रेजुअली हैपेंड, और ये कहीं ना कहीं उनके फेवर में काम करता गया है। इसीलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो 2027 का सेंसस है, जैसे शशांक ने भी जिक्र किया, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और बहुत ज्यादा जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा पीडब्ल्यूडीज जो है वो काउंट किए जाए। ना ये हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि ये काउंट किए जाए? जो सीएसओज हैं, जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं और ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो जरूरी है कि हम अपने जैसे लोगों को
सेंसिटाइज करे कि कल को जब आपके पॉपुलेशन एन्यूमरेशन हो और आपके पास कोई आए एन्यूमरेटर, तो आप खुल के इस बारे में बात करें और खुल के ये इंश्योर करें कि आपका जो है एन्यूमरेशन जब हो रहा है तो दैट यू आर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये रिकॉर्ड हो रहा है। क्योंकि ये जब तक रिकॉर्ड नहीं होगा आप काउंट नहीं किए जाएंगे, और जब तक आप काउंट नहीं किए जा रहे हैं तो आपका जो स्पेशल फीचर है कहीं ना कहीं, जो आपको बाकी की भीड़ से अलग बना रहा है, जो कि आपको एक सेपरेट आइडेंटिटी, सेपरेट ग्रुप बना रहा है, वो तब तक रिकॉग्नाइज नहीं होगा। तो पहली जिम्मेदारी तो है जो जनता है, जो पीडब्ल्यूडी है, उनको सेंसिटाइज करना। दूसरी जरूरत ये भी है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज को सेंसिटाइज करें, क्योंकि हमारे जैसे लोग जो पॉलिसी में काम कर रहे हैं या सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर जो सीएसओज में काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम नजर आती है, क्योंकि हम ऐसे लोगों से डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हैं, चाहे हम अपने घर में किसी से मिले या बाहर जाए किसी से मिले। ये जरूरी है पॉलिटिशियंस को भी ये समझा पाना कि एक सेपरेट आइडेंटिटी की ग्रुप है जो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है, और आपको वो क्वेश्चंस जो हैं उनके वो रेज करने हैं और उसको इस तरीके से रेज करने हैं। रही बात डीलिमिटेशन कमीशन की, और जितना मैं समझ पाई हूँ डीलिमिटेशन कमीशन की फंक्शनिंग को, मुझे नहीं लगता है कि अनटिल एंड अनलेस सेंसस और पॉलिटिकल क्लास जो है वो डिसेबिलिटी को रिकॉग्नाइज करे और डिसेबिलिटी के फेवर में काम करने की विलिंगनेस रखे, तब तक डीलिमिटेशन कमीशन बहुत ज्यादा कुछ अंतर ला सकती है। क्योंकि डीलिमिटेशन कमीशन का एक मैंडेट होता है, उनको वो 2 से 3 सालों के बीच ये देखना होता है कि भाई पॉपुलेशन कितनी है, वो उस पॉपुलेशन के अंदर क्या क्या ग्रुप्स है, और वो सिर्फ वही ग्रुप्स को रिकॉग्नाइज करेगी या उसी ग्रुप पे ध्यान देगी जिसके बेसिस पे कहीं ना कहीं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बननी है। देखिए, सोचने की बात ये है कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की का बेसिस जो है वो पीडब्ल्यूडीज है ही नहीं। बिल्कुल। तो डीलिमिटेशन कमीशन के ऊपर ये मैंडेट ही नहीं है कि वो पीडब्ल्यूडीज की बातें सुने। तो हमारे को डीलिमिटेशन कमीशन तक अपना रिप्रेजेंटेशन पहुंचाने से ज्यादा जरूरी ये है कि हम पॉलिटिकल क्लास एज अ होल जो है उनके सामने अपना रिप्रेजेंटेशन रखें और उनको दिखे कि हम भाई एक मेजर वोट बैंक है, जिसके लिए मैं वापस वही बात कहूंगी कि बहुत जरूरी है कि हर एक डिसेबल्ड इंसान जो है वो कहीं ना कहीं इस सेंसस में रिकॉग्नाइज किए जाए और उनकी काउंटिंग हो, और बहुत बड़ा रोल जो है वो सीएसओस प्ले कर सकती है इसमें। बिल्कुल। मुझे याद है शशांक भाई ने लास्ट टाइम जब हरियाणा के इलेक्शन हुए तो इन्होंने एक डेटा एनालिसिस स्टडी की थी, उसमें इन्होंने जिक्र किया था कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जहां पे वोटों का जो अंतर था वो डिसेबल्ड पॉपुलेशन से कम था। अगर पॉलिटिकल पार्टी माइट हैव रीच्ड देम तो रिजल्ट कुड हैव बीन डिफरेंट, बट बात वही है कि उनको समझाने की। निपुण भाई बताएं क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि 92 में मुरली सर ने कहा कि वीमेन का पंचायती राज में उनको रिजर्वेशन मिली, हमें लगभग 35 साल बाद मिल रही है और हम बहुत खुश हैं। कई प्लेटफॉर्म्स पे कहते हैं कि हमें बेयर मिनिमम पे नहीं रुकना चाहिए, आज भी बेयर मिनिमम पे रुकेंगे तो फिर कब बात करेंगे आगे की। लेकिन कई बार कहते हैं कि नहीं यार, अगर पंचायती मिल जाए स्टेप तो ठीक है ना। जो एडवोकेसी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो गवर्नमेंट करती है हम उसी को ही मान लेते हैं हमारी जीत है। बजट में गवर्नमेंट ने दिव्यांग शब्द यूज कर लिया, 2 बार कहते देखा ये चल हमारी 30 साल की एडवोकेसी सफल हो गई, गवर्नमेंट ने दिव्यांग शब्द नाम ले लिया। अगर, और जबकि वो गवर्नमेंट ने किया, उसमें कोई रोल नहीं है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में डाल दिया, सिर्फ मैनिफेस्टो में, कि हाँ हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 अमेंड करेंगे, हम कहते देखा हमारी 50 साल की जीत है ये काम की। रिजल्ट क्या लेकिन ग्राउंड पे पॉलिसी में तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो कहाँ है हमारी, क्या रियल इशू क्या है? क्या हमारे पास मैन पावर नहीं है, विल नहीं है, हम करना नहीं चाहते? चैलेंजेस क्या है? क्यों हमारी जो एडवोकेसी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो नहीं करवा पा रही है पॉलिसी चेंज? सिर्फ वो क्लेम करती हैं, कुछ भी जो गवर्नमेंट कर दे या कुछ अपने आप हो जाए बस उसको क्लेम कर लेते यही हमारी जीत है। और ये जमाना 50 साल पुराना तो है नहीं, जनता सब समझती है कि किसके काम से क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। निपुण भाई। दानिश जी, आपने कुछ काफी वैलिड पॉइंट्स रेज किए हैं, बट गोइंग बैक टू द डिस्कशन, आई थिंक शशांक ने भी या 1-2 लोगों ने भी बोला था कि रिजर्वेशन फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज
का कि दे आर अगेंस्ट इन पार्लियामेंट एंड कि कुछ फायदा नहीं होएगा उससे। मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ बाकी स्पीकर से इस पॉइंट पे, बिकॉज मेरे मुताबिक काफी एग्जांपल्स दिए गए हैं people जो डिसेबिलिटीज थे जो पार्लियामेंट में आए, उन्हें कुछ किया नहीं। बट जैसे आपने बोला, दे वर नेवर आइडेंटिफाइड एज पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। और अगर हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो डिसेबिलिटी आइडेंटिफाई हैं उनको कोटा के थ्रू लाने लग जाएं, ये चांस है कि पार्लियामेंट में लोग बस अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से लोगों को लाना शुरू कर दें। बट अगर एक डिसेंट 4% रिजर्वेशन फॉर एग्जांपल अगर डिसेबल लोगों का हो, आरपीडब्ल्यू एक्ट में अगर एम्प्लॉयमेंट में 4% है तो पार्लियामेंट में भी 4% क्यों नहीं होना चाहिए? उस हिसाब से मैं 4% का फिगर बोल रहा हूँ। तो पॉलिटिकल ये रिजर्वेशन भी तो फैला जाएगा ना अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में। फिर पॉलिटिकल पार्टीज भी एट सम पॉइंट कम्पीट करने लग जाएंगी कि कौन सा हमारा ऐसा पर्सन है जिसके कारण डिसेबल्ड वोट बैंक हमारे पास आ सकती है। सो आई थिंक आई एम अ बिट मोर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फैक्ट दैट कुछ पॉजिटिव चेंज आ सकता है अगर डिसेबिलिटी का कोटा हो पार्लियामेंट में। जहां तक आपने एडवोकेसी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, आई थिंक अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि इंडिया का डिसेबिलिटी सेक्टर भी बहुत फ्रेगमेंटेड हो गया है। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस एक डिसेबिलिटी के बारे में केयर करती हैं, या अगर एक डिसेबिलिटी के बारे में केयर नहीं करती तो इसी चीज में इन्फ्लुएंस होती है कि हमारी अपने रीजन में क्या हो रहा है उसके बारे में हम बात करें, या अगर हम सोशल मीडिया पे हम फोटो लगा दें कि हमने इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर को मिल लिया है, पर इंस्टीट्यूशनल चेंज में ज्यादा या पॉलिसी चेंज में ज्यादा फोकस नहीं कर रहे। सो आई थिंक एक इकोसिस्टम अप्रोच की जरूरत है जहाँ ऑर्गेनाइजेशन साथ में मिलके काम करें और एज अ ग्रुप काम करें। आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्डली, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये भी हुआ है कि मोस्ट डिसेबिलिटी सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया वेरी पर्सनालिटी बेस्ड, विच इज की जो एक इंसान है वो जो हेड कर रहा है उसी के हिसाब से वो चल रही है ऑर्गेनाइजेशन। एंड अगर वो इंसान कुछ महीनों के लिए एक्टिव नहीं है, या अगर वो इंसान ना रहा उस ऑर्गेनाइजेशन में, और दैट ऑर्गेनाइजेशन विल रियली स्टॉप इन दैट सेंस। सो आई थिंक एक इंस्टीट्यूशनल चेंज की जरूरत है। आई थिंक जेंडर में वो बहुत हुआ है, वेदर आर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव कम अप which are more institutional in nature and are not really dependent on one person. So I think Indian advocacy organizations को भी एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से चेंज करके अगर सिस्टमैटिक अप्रोच पे शिफ्ट हुए तो आई थिंक ज्यादा चेंज आ सकता है। ना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन होगा कैसे निपुण जी, करेगा कौन? यहाँ तो मैं एक राउंड टेबल में था आपके ही प्रोग्राम में, वहीं पे लोग कह रहे थे इतना कंपेटिटिवनेस तो मेन स्ट्रीम में नहीं है जितना डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस में हो गया है। कोई आइडिया नहीं बताना चाहता अपना, कहीं लीक ना हो जाए, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हमारा आइडिया ना लीक कर ले। यहाँ तो अब ये चिंता पड़ गई है कि हमारे आइडिया बचाने हैं हमें। विजय सर। नहीं, एग्जैक्टली, आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट आई थिंक एज द सेक्टर मैच्योर्स, आई थिंक जेंडर में भी ये चीजें होती थी 20-30 इयर्स बैक। जेंडर सेक्टर ज्यादा मैच्योर हो गया, मोर रिसोर्सेज हैव कम इनटू दैट। सो आई एम होपिंग ये चेंजेस डिसेबिलिटी सेक्टर में भी आए। डिसेबिलिटी सेक्टर एक वियर्ड सिचुएशन में अभी कि पहले कुछ रिसोर्सेज नहीं थे, सो नोबडी हैड नथिंग टू डू, इसलिए ये नहीं हुआ था। अब थोड़े से रिसोर्सेज आने लग गए हैं तो लोग ज्यादा प्रोटेक्टिव होने लग गए हैं। बट एज अ सेक्टर मोर मैच्योर्स, आई एम होपिंग कि ये एक चेंज भी हुआ है, एंड दिस इज जस्ट अ टेम्पररी फेज इन द सेक्टर इन दैट सेंस। बिल्कुल। वन इज मैं बीजे की बात से एग्री करता हूँ कि हैविंग डिसेबल्ड पीपल इन पार्लियामेंट और लेजिस्लेटर्स बाय इटसेल्फ डज नॉट मेक डिफरेंस, है ना। बिल्कुल सही बात थी उनकी, वो उनका बिल्कुल सही है कहना। भाई इतने लोग जिनके नाम मैंने गिना है उनके, मैं दरअसल उनके इफेक्टिवनेस की बात एज द पर्सपेक्टिव डिसेबिलिटी से नहीं करना चाहता, क्या क्या इंटरवेंशन उसने किए। और मैं भी इस बात को पहले भी कह चुका हूँ और कई जगह कि भी दलित का होना या आदिवासी का होना या और किसी चीज का होना बाई इटसेल्फ डज नॉट मेक, अनलेस उनका अंडरस्टैंडिंग उस आइडेंटिटी से नहीं हो तब तक नहीं हो सकता है ना। इस परिप्रेक्ष्य में जैसे कहते हैं कि अनिता गाई ने भी इसके बारे में बहुत सारी बातें कही है कि भाई डिसेबिलिटी आइडेंटिटी को लेकर बात भी जब करे तो अनिता गाई ने भी कहा कि भाई, और वो लिखती है अपना जो किताब है उनका कि वो रीथिंकिंग डिसेबिलिटी इन इंडिया जो उन्होंने पब्लिश की थी, उन्होंने कहा कि इन इंडियाज कॉन्टेक्स्ट, मैं कोट कर रहा हूँ, इन इंडियाज कॉन्टेक्स्ट डिसेबिलिटी हैज बीन नेग्लेक्टेड एज एन आइडेंटिटी कैटेगरी। वो कहते हैं कि ऐसे डिसेबिलिटी एज आइडेंटिटी कैटेगरी के तौर पे नेग्लेक्ट किया गया है और यही और मार्जिनलाइज कैटेगरीज में नहीं गिना गया है ना। उसके कारण मैं कह चुका बिकॉज वी आर ऑल्सो फेल टू एक्चुअली असर्ट अवर आइडेंटिटी एज दिस थिंग। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अलग चीज है, बट वी आर नॉट बीइंग एबल टू असर्ट अवर आइडेंटिटी एज ए ग्रुप, एज ए मूवमेंट। वो है, और इसीलिए कहती है कि भाई जो है, इसीलिए हम हमेशा नंबरों की बात करते हैं। वी ऑलवेज टॉक अबाउट दिस फिगर दैट फिगर, हमारी इतनी संख्या है, पर उस संख्या को एक मूवमेंट में बदलने के लिए जो है
हम निष्फल हुए हैं। वो चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना। और बार बार मैं भी शुरुआत से भी कह रहा हूँ कि भाई, और लोगों की बातों से मैं जो कह रहा हूँ कि भाई, वी नीड टू बी, इस मूवमेंट को पोलिटिसाइज करने की जरूरत है। आई एम नॉट टॉकिंग टर्म्स ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, आई एम टॉक पोलिटिसाइज करने की जरूरत है। महिलाओं की मूवमेंट जो है आई है, और जो असर्ट कर चुकी है अपने राइट्स को लेकर, या दूसरे सेक्शंस की मूवमेंट जो है, आदिवासियों का हो या दलितों का हो, ये तमाम मूवमेंट में एक पॉलिटिकल कंटेंट था जिसकी वजह से वो आगे बढ़े हैं। हमारी डिसेबिलिटी में एक लैकिंग रही है, कमी रही है, उसको दुरुस्त करने की आज जरूरत है। और मेरे ख्याल से इस चीज को अगर दुरुस्त कर पाएंगे, इस चीज को ओवरकम कर पाएंगे, तो जरूर ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, और इन तमाम चीजों को भी जो है, इन तमाम मांगों को भी जो है रिफ्लेक्ट कर पाएगा। विजय सर। जी, इसको मेरे क्लोजिंग कमेंट्स की तरह लीजिएगा दानिश भाई। मैं मयूरी और शशांक की बात को आगे बढ़ाऊंगा और उसको निपुण की बात से जोड़ूंगा। एक जो बात निकल के आई, जो मयूरी ने और शशांक ने कहा, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डेटा में आपको जगह पाना इज अ पार्ट ऑफ सब्सटैंटिव इक्वालिटी। जब आप डेटा में ही नहीं होते हैं, जब आप इनुमरेटेड ही नहीं होते हैं, तो आप जो सिटीजनशिप होल्ड करते हैं, दैट इज प्रिकेरियस सिटीजनशिप, दैट इज अ वेरी टेनुअस, वेरी थिन काइंड ऑफ सिटीजनशिप यू हैव। मैं बंगाल में बैठा हूँ, जहाँ अभी SIR की प्रक्रिया चल रही है और पूरा भारत देख रहा है कि एक वोटर लिस्ट से एक्सक्लूजन किस तरीके से एक पूरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को ही प्रभावित कर रहा है। सो डेटा में जब आप उसके पार्ट बनते हैं, तो आपको एक सब्सटैंटिव इक्वालिटी मिलने की शुरुआत होती है। सो ये एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है। निपुण ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। मैं पहले एपिसोड पे हूँ निपुण, अभी मामला लीगल है, पर आपने जो एक उदाहरण दिया जिसमें रैंप बनाने की बात है, तो मैं अक्सर अपनी राइटिंग्स में बोलता रहता हूँ कि एज लॉन्ग एज डिसेबल्ड इज आस्किंग समथिंग विच इज बिनाइन, सभी लोग उसको राइट देने के लिए तैयार है। जैसे ही वो रेडिकल क्वेश्चंस को उठाता है, वैसे ही वो एक प्रॉब्लम डिसेबल्ड सिटीजन बन जाता है। सो ये एक बड़ा सवाल है कि किस तरीके से इसको उठाएं। और इसमें जब हम अपने आप को देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि चूंकि कई सारी NGOs सीधे सीधे FCRA से गवर्न होती हैं, CSR से गवर्न होती हैं, तो वो इस तरह के रेडिकल सवाल को नहीं उठाना चाहते। मेरा भय ये कि जो शशांक ने कहा और मयूरी ने कहा है कि अगर डेटा इन्यूमरेशन हो भी जाए, तो 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन में उसके बावजूद जो है पॉलिटिकल पार्टीज को पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के महत्व को समझने में थोड़ा वक्त लगे। ऐसा हो सकता है, काफी समय लग सकता है। इसीलिए मैं एक लॉ टीचर के हिसाब से सोचता हूँ कि एक रेडिकल फ्रेमिंग ये हो सकती है, इवन इफ, अगर हम 2011 सेंसस पे जाएं, even if we do not have numbers, and even if people would say that disabled are not vote bank, हमको एक radical framing करने की जरूरत है, जिसमें हमको लगातार एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक गिल्ट है, जो मैं लिख भी रहा हूँ कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही एबलिस्ट फ्रेमवर्क लेके आता है, और इसको श्रद्धा के तरीके से देखने की जरूरत नहीं है। और उस पर मैं कल्पना कनिबरन के साथ काम कर रहा हूँ, जिसमें मैंने एक मिस रीडिंग की बात की है कि जो एक पॉपुलर रीडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन को, इसको डिसरप्ट करने की जरूरत है डिसेबिलिटी के फ्रेमवर्क से। तो एक हम 2-3 पक्ष ले सकते हैं। एक NGO का पक्ष है कि भाई ठीक है, आप फंडिंग पा रहे हैं और आप एक बिनाइन तरीके की बात बोल रहे हैं, जैसे कि राज्यसभा में सीट पाना, मगर हम ये देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज क्लेवर हैं और आपके उस फ्रेमिंग को लेकर के वो अपने जैसे सदानंद मास्टर साहब का जो नॉमिनेशन हुआ, वो ऐसा लगता है कि जैसे कि एक डिसेबिलिटी मैनिफेस्टो आया था, वहां से लीफ ले करके किया गया, मगर वो डिसेबिलिटी के लिए कम और पॉलिटिकल स्कोर गेन करने के लिए ज्यादा था।
तो वो हो सकता है। दूसरी रेडिकल फ्रेमिंग जो शशांक या मयूरी काम कर रहे हैं कि डेटा अगर हमारे पास हो, हमारे पास नंबर्स हों, तो उसके थ्रू हम रिप्रेजेंटेशन पा सकते हैं और लगातार हमको अपने पॉपुलेशन को भी उस डिसेबिलिटी के फ्रेमवर्क की तरफ ले जाने की जरूरत है। मैं अपने आप को एक लॉ टीचर की तरफ उस तरफ पाता हूँ जहां मुझे कंसिस्टेंटली हैमर करने की जरूरत है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पूरी नहीं है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बहुत ही एबलिस्ट है। और अगर आपको एक प्रॉपर जस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी चाहिए तो हमको भी दलितों या शेड्यूल्ड ट्राइब या महिलाओं की तरह जो है एक रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में मिलना चाहिए जो कि पीपल्स की वॉइस है। दानिश भाई, मैंने बिल्कुल। एक बात कहा था कि शायद मैं एक जवाब देना चाहता हूँ कि जी क्यों नहीं विकलांग महिलाओं थोड़ा ने इस क्विकली, सवाल पर हाँ बोला। जी हाँ, तो मैं बताऊं, मेरे बच्चों ने एनयूजेएस में 2018 में एक एनयूजेएस डाइवर्सिटी सर्वे रिपोर्ट किया था। और वो डाइवर्सिटी सर्वे रिपोर्ट आया तो मैंने सबसे पहले सवाल कहा कि भाई इसका तो नाम ही गलत है। आप जब इसे एनयूजेएस डाइवर्सिटी सर्वे रिपोर्ट बोल रहे हैं और केवल एलएलबी के बच्चों को शामिल कर रहे हैं, एलएलएम के बच्चे शामिल ही नहीं है, तो ये आपकी एनयूजेएस की डाइवर्सिटी सर्वे रिपोर्ट कैसे हो सकती? और ये सवाल जब मैं एलएलएम के बच्चों के सामने रखता था कि बताओ इसमें कौन शामिल नहीं है, वो खुद को नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि ये एलएलएम के बच्चे हैं जो जिनको एक्सक्लूड किया गया है। तो एक खास तरीके का जब नॉलेज गैप आता है ना, उसके कारण कई बार सबऑल्टर्न सेक्शन अपने आप को, अपने इरेजर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। शायद यही वजह है कि विकलांग महिलाओं की तरफ से जिनके लिए सर्वाइवल का सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है, विमेन रिजर्वेशन का सवाल इतना महत्वपूर्ण नहीं रह पाए। तो ये मेरा उत्तर इसको लेकर के है। शशांक जी, या। थैंक यू सो मच सर। शशांक जी, आपके क्लोजिंग कमेंट। और एक सवाल मैं जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूं आपसे, क्या डिपार्टमेंट का भी कोई रोल हो सकता है इसमें? क्या प्रेजेंटेशन उनके द्वारा भी भेजी जा सकती थी? क्योंकि डिपार्टमेंट कहता है डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। शशांक भाई। जी दानिश जी, पहले मैं आपको दूसरे सवाल का आंसर कर देता हूँ। तो आवाज आ रही है ना आपको? जी जी हाँ, तो दूसरे सवाल का आंसर कर देता हूँ। डिपार्टमेंट का रोल इस सेंसस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो ये इंटरनल ऑपरेशन की वजह से है, क्योंकि हमें मालूम पड़ा कि इस बार क्योंकि कास्ट सेंसस हो रहा है और सेंसस में जो कि अपने आप में बहुत पॉलिटिकल मुद्दा है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल जो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप बोलो कि इंफॉर्मेशन होल्ड कर रहा है। तो जैसे आप इन्यूमरेटर्स का सेल्फ इन्यूमरेशन का प्लेटफॉर्म भी देखो, 1 अप्रैल जिस दिन वो लॉन्च हुआ प्लेटफॉर्म सेल्फ इन्यूमरेशन हाउस होल्ड सर्वे का प्रैक्टिस स्टार्ट हुई, उसके पहले किसी को आइडिया नहीं था कि वो प्लेटफॉर्म है क्या, कितना एक्सेसिबल है, कैसे ऑपरेट करेगा। 1 तारीख को जब वो फाइनली ऑपरेट हुआ तब मालूम पड़ा। तो इन्फॉर्मेशन होल्ड बहुत ज़्यादा है इस बार सेंसस में ORGI के साइड से। सिर्फ इंगेजमेंट जो है उनका वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंगेजमेंट है। डिपार्टमेंट क्योंकि हम यूनाइटेड नेशन के साथ काम कर रहे थे तो उनके पास भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। उन्होंने बताया हमें कि हर सेंसस में वो काम करते थे ORGI के साथ, लेकिन इस बार ORGI बहुत रिलक्टेंट है किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी के साथ काम करने में। सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंगेजमेंट है, तो वो डिपार्टमेंट से जो भी उनको फीडबैक चाहिए वो डिपार्टमेंट से चाहिए। तो डिसेबिलिटी ओरिएंटेड जितने फीडबैक होंगे वो डिपार्टमेंट के थ्रू ही जाने पड़ेंगे, ये गिवन है। अगर आप सेंसस से पूछ रहे हो, इसके अलावा पॉलिटिकल साइड अगर आप पूछ रहे हो तो मतलब वो एक अलग डिस्कशन है, उसमें मुझे भी सोचना पड़ेगा क्या किस फॉर्म में हो सकता है इन्वॉल्वमेंट। बट ऑफ कोर्स अगर आप किसी सोशल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपका रोल है। अगर उनको एग्जांपल लेना है तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर से थोड़ा एग्जांपल ले सकते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक तरीके से स्ट्रगल में आ गया था कुछ साल पहले, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल से परमिशन नहीं ली हुई थी एक एनवायरमेंटल क्लियरेंस को लेकर। उन्होंने कहा कि हम साइन नहीं करेंगे, तो उनके पास इतनी अथॉरिटी थी कि जो ट्राइबल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उनके सेक्रेटरी ने बोला मैं नहीं साइन करूंगा, आपको जो करना है करिए। तो एक तरीके से एक वो लेवल ऑफ अथॉरिटी भी होती है डिपार्टमेंट की। दूसरी चीज़ जो क्लोजिंग रिमार्क आपने बोला, तो पहली चीज़ तो है कि मैं ज़्यादा फेवर में हूँ बॉटम अप अप्रोच के। और इसका रीज़न ये है कि जैसे तमिलनाडु जो रिसेंट एग्जांपल है जहाँ पे 1 सीट रिजर्व की गई लोकल इलेक्शंस में, तो उसका जो मीडिया रिपोर्टेड जो फिगर मैंने देखा था वो लगभग 14-15 हज़ार का था कि 14-15 हज़ार PWDs पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर आप कंजर्वेटिव फिगर ऑफ 10% भी लेके चलो कि अगर 10% भी एक लेवल ऊपर जाएंगे तो किसी लेवल पे ऑफकोर्स 20-25 साल के बाद
बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट नंबर में आपको पीडब्ल्यूडी रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे, एटलीस्ट विधानसभा और होपफुली लोकसभा में। इसलिए वो एब्सोल्यूट और एम्पेरिकल एविडेंस के बेसिस पे मेरा सपोर्ट ज़्यादा बॉटम अप अप्रोच पे है रादर देन टॉप डाउन अप्रोच के साइड। और जो लास्ट पॉइंट जो मैं बोलूँगा इस पे कि क्यों मुद्दा आ रहा है, जो प्रोफेसर विजय सर ने ही बोला कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन FCRA गवर्न हैं, और ये मैंने मतलब पर्सनल भी एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि हम कुछ फॉर्म में MP के साथ एंगेज करते हैं, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने रीच आउट किया कि हमें MPs के साथ काम करना है, बट हम सिर्फ BJP MPs के साथ काम करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम गवर्नमेंट के लाइमलाइट में आ जाएं और हमारा काम कुछ ऐसा दिख जाए कि हम अपोज कर रहे हैं। तो कुछ हम कंसल्टेशन टाइप के कुछ इवेंट करना चाहते हैं, बट लेकिन हम सिर्फ BJP के MP बुलाना चाहते हैं। तो ये एक माइंडसेट भी है। और दूसरा माइंडसेट ऑर्गेनाइजेशंस का, ऑफकोर्स अगर इतना फियर है तो दूसरा माइंडसेट ये भी है कि SIR जो अपने आप में एक पॉलिटिकल इशू बन गया है, आप उस पर कुछ नहीं बोलोगे। और SIR अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस लो, सबसे ज़्यादा चांसेस एक्सक्लूजन PWDs के ही हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री हैवी वो प्रोसेस है, और एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन हैवी प्रोसेस है कि आपको जाना पड़ेगा एडमिन के सामने और पेश करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। ये सबसे ज़्यादा बैरियर PWDs के लिए ही है उस प्रोसेस में। बट स्टिल अनफॉर्चुनेटली आप उस पूरे डायलॉग में भी आपने नहीं देखा होगा नैरेटिव ऑफ हाउ PWDs आर एक्सक्लूडेड। तो ये एक तरीके से क्लोजिंग रिमार्क है कि जो सबसे ऑब्वियस दिख रहा है आपको एक्सक्लूजन, आप उस पर नहीं बोल पा रहे हो, तो आप डिलिमिटेशन वगैरह पे तो क्या ही बोलेंगे। बिल्कुल। तो इसके ऊपर तो हम घंटों बातें कर सकते हैं, हमारी ऑफलाइन भी बातें होती हैं। मयूरी जी, आपके क्लोजिंग कमेंट्स। जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उनकी सभी बातों से, और मैं शशांक की इस बात से भी सहमत हूँ कि शायद बॉटम अप अप्रोच जो है वो सही अप्रोच होगा अगर हम लोकल बॉडीज में पहला रिप्रेजेंटेशन ले। पर अभी भी मेरा आर्ग्यूमेंट ये होगा कि हमें शायद एक स्टेप पीछे का भी पहले सोचना चाहिए कि इन ऑर्डर टू गेट रिप्रेजेंटेशन इन द लोकल बॉडीज एज वेल, मैं अभी भी वही बात कहूंगी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी काउंटेड, चाहे वो SIR में हो या चाहे सेंसस में हो। तो आपको डेटा बनना बहुत जरूरी है ताकि आप वो नंबर्स लेके आ सके, क्योंकि गेटिंग काउंटेड इज वेरी क्लोज टू गेटिंग रिकग्नाइज्ड मेरी समझ से। बिल्कुल। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैं वापस सेंसिटाइजेशन पे बहुत जोर डालूंगी, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से जितना समझ सकती हूँ और जितना मैंने देखा है, आप बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए ना, हमारे 75-76 सालों की संविधान के बाद और हमारी आज़ादी के बाद भी हमारा रेलवेज आज तक इतना इंक्लूसिव नहीं हुआ, इतना एक्सेसिबल नहीं हुआ है PWDs के लिए। आज भी ट्रेन में चढ़ना बहुत बड़ा टास्क है किसी ऐसे इंसान के लिए जिनके लेग्स बहुत अच्छे से काम नहीं करते, या फिर आप रेलवे के एस्केलेटर्स की हालत देख लीजिए, वो तो बंद ही रहते हैं हमेशा। तो सेंसिटाइजेशन तो बहुत जरूरी है ताकि पॉलिटिकल क्लास जो है उसको ये पता चले कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम इग्नोर करते आ रहे हैं, और वो एक बहुत बड़े नंबर की प्रॉब्लम है जिसको हम इग्नोर करते आ रहे हैं। तो सेंसिटाइजेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल क्लास ही नहीं, हमें आसपास के अपने लोगों को भी सेंसिटाइज करने की जरूरत है। और साथ ही साथ अगर हम PWD ग्रुप के अंदर में इंटरसेक्शनैलिटी की बात करें तो ये भी जरूरत है कि लोग ये समझे कि हम PWD कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, या हमें भी किसी ना किसी तरीके से डिसेबिलिटी है और हम भी PWD पर्सन है। तो ये सेंसिटाइजेशन बहुत जरूरी है, अवेयरनेस क्रिएशन बहुत जरूरी है। और इसका एक स्टेप फर्दर ये होगा कि अगर सारे जो CSOs हैं, जो NGOs हैं जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो अगर संगठित होके एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप बनाए जो पॉलिटिकल पार्टीज से बात करे और एटलीस्ट अपना रिप्रेजेंटेशन रखे कि ये प्रॉब्लम है और ये दिक्कतें हैं, और हम इस वजह से चाहते हैं कि सेंसस के क्वेश्चंस ऐसे डिजाइन हो जिससे आप बेटर एन्यूमरेशन कर सके, बेटर रिकॉर्ड कीपिंग कर सके, और मुझे लगता है ये काफी बेनिफिशियल एक वे अहेड हो सकता है इस चीज के लिए। बिल्कुल, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, शशांक भाई कर रहे हैं ये काम, लोगों को जुड़ना चाहिए, फीमेल ग्रुप्स को आगे आना चाहिए और उनको बात करनी चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं आते हैं आगे। और कब तक हम ये वाला आर्ग्यूमेंट देते रहेंगे, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, ये एक बड़े ग्रुप के इशू है, उसमें कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन हजारों में ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वीमेन के लिए भी काम करती है अक्रॉस इंडिया। वो सर्वाइवल नहीं है, हम हर टाइम पे इस अप्रोच को लेके नहीं छोड़ सकते हैं।
तब तो हम 20 साल बाद भी फिर यही बोलते रहेंगे। जी निपुण भाई, आपके क्लोजिंग कमेंट्स। हाँ जी, दानिश जी, thank you so much, and I think thank you for this very exciting discussion. I think it's been a very interesting debate. I think शशांक जी, प्रोफेसर तिवारी and मयूरी ने एक point बोला about local representation in that sense, which is very important for people with disabilities. And I completely agree with them कि local representation long term में will create the biggest impact for persons with disabilities in that sense. But मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हायर लेवल पे भी पार्टिसिपेशन जरूरी है और वहां पे भी रिजर्वेशन होनी चाहिए, वो मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा इन माय कंक्लूडिंग रिमार्क्स। काफी एग्जांपल्स दिए गए हैं पीपल हु आर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हु हैव एंटर्ड पार्लियामेंट, बट उन लोगों ने डिसेबिलिटी के बारे में पार्लियामेंट में शायद कुछ बोला नहीं, एंड दैट इज बीइंग यूज्ड एज अ बेस कि पार्लियामेंट में पीपल विद डिसेबिलिटीज होने से कोई फायदा नहीं होएगा। बट आप ये भी सोचिए, मान लीजिए अगर कोई ब्लाइंड पर्सन पार्लियामेंट में कल आ जाए, चाहे वो प्रिंसिपली डिसेबिलिटी के बारे में इश्यूज में बोलता नहीं, बहुत एक आइडियोलॉजी से स्ट्रेंथेंड है, वो एक पार्टी से क्लोज है और उस पार्टी के इंटरेस्ट में ही बोल रहा है, उसके लिव्ड एक्सपीरियंस से क्या सेंसिटिविटी आएगी बाकी पार्लियामेंटेरियंस को? फॉर एग्जांपल वो स्क्रीन रीडर यूज करेगा, आई एम क्वाइट श्योर आज मोस्ट पार्लियामेंटेरियंस को स्क्रीन रीडर क्या होता है, ब्लाइंड पर्सन कंप्यूटर कैसे यूज करता है वो भी नहीं पता होएगा। सदानंद मास्टर जी की का एग्जाम्पल दिया किसी ने कि कैसे उन्होंने अपने वो जो प्रोस्थेटिक्स है वो निकाले थे अपनी 8 मिनट की स्पीच में, और जॉन ब्रिटास ने कुछ बोला जो गलत था। शायद जॉन ब्रिटास को उसके बाद सेंसिटिविटी मिली होगी बिकॉज डिसेबल्ड कम्युनिटी ने उनको सोशल मीडिया पे बोला होगा कि जो आपने बोला वो गलत था। तो इन दैट सेंस जो ये इंटरेक्शंस हैं इससे भी तो एक सेंसिटिविटी मिल रही है। थर्डली, अगर कोई डेफ पर्सन फॉर एग्जांपल अगर पार्लियामेंट में आ जाए, वो इंडियन साइन लैंग्वेज कम्युनिकेटर साथ में लेके जाएगा, इंडियन साइन लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस बढ़ाई जाएगी इन दैट सेंस, राइट? सो लोगों को लगेगा कि ये टोकन है, बट ये एक लिव्ड एक्सपीरियंस के थ्रू भी काफी ट्रेनिंग पार्लियामेंटेरियंस की हो सकती है, जिसके कारण डिसेबिलिटी पॉलिसी ऑटोमेटिकली इंक्लूसिव हो जाए। जैसे मेन स्ट्रीम स्कूल में भी पीपल विद डिसेबिलिटीज के बारे में बात किया जाता है तो बोला जाता है खाली डिसेबल्ड लोगों का फायदा नहीं है, बट बाकी पूरी सोसाइटी का भी फायदा है बिकॉज दे इंटरेक्ट विद पीपल विद डिसेबिलिटीज एंड दे अंडरस्टैंड डिसेबिलिटी बेटर। सो दैट इज वन रीजन व्हाई आई थिंक इवन एट द हाईएस्ट लेवल पीपल विद डिसेबिलिटीज को पार्लियामेंट में आना बहुत जरूरी है। सेकेंडली, आई थिंक वो एक एस्पिरेशनल फिगर बन जाते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई गाँव में कोई छोटा बच्चा पैदा हुए हु हैज अ लोकोमोटर डिसेबिलिटी और इज ब्लाइंड, और उसके माँ बाप ये देखें कि पार्लियामेंट में मेरे बच्चे की डिसेबिलिटी का कोई बंदा है जो पार्लियामेंट में है, उससे इतना मोटिवेशन उन फैमिलीज को मिलेगा, विच इज ऑल्सो समथिंग विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो आई नो मैं पॉलिसी से ज्यादा इमोशन पे शिफ्ट हो रहा हूँ इस चीज पे, बट आई थॉट इन माय कंक्लूडिंग रिमार्क्स मैं ये कुछ पॉइंट्स भी बोलना चाहूंगा बिकॉज आई डोंट थिंक वी शुड कंप्लीटली dismiss the idea of people with disabilities in parliament. Women ने भी यही गलती की थी, around the time of independence, where they said that a lot of women in the constituent assembly said that women reservation should not happen at the highest level, and उसके बाद उनको इतना वेट करना पड़ा for reservation. So I just think we should not make the same mistake. Thank you. बिल्कुल। और जब शशि थरूर जी व्हीलचेयर पे थे तो उन्होंने एक्सेसिबिलिटी को समझा, लिखा उन्होंने इसके बारे में, और सेम इज द केस विद करुणानिधि जी। तो आई थिंक यस, आई am with you on this at least. Thank you so much for giving your valuable time. I took you a lot of time, but it was exciting discussion we have discussed, and hopefully after this discussions, women will come up. They will speak up. They will talk about their rights. They will talk about reservations. They will talk about political issues, and our sector will also wake up to the need of persons with disabilities. Thank you so much everyone for joining. It was honor and pleasure. Thank you, Danish bhai. थैंक यू। Thank you. अरे तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री, 78 मजेदार लेसन्स से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान, स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला।
स्वलेखन मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923 772375 पर। स्वलेखन।